चलो जी, वंस अगेन गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो बेटा हम लोग करने जा रहे हैं स्टार्ट कस्टम। जो बता रहा हूँ पूरा लेक्चर यहीं से रिकॉर्ड कर रहा हूँ। कस्टम का एक क्वेश्चन बाहर से नहीं आएगा, आप एक एक चीज़ नोट कर लेना और मेरे साथ लिखना सब कुछ। ये मैंने नोट्स इसलिए दे दिए हैं कि कल ये बच्चा ये ना कहे कि सर मुझे ना कस्टम में कई चीज़ों में प्रॉब्लम हो गई, मेरे को पढ़ना था मैं पढ़ नहीं पाया। तो भाई तेरे को पढ़ने के लिए भी नोट्स दे दिए। बाकी जो मैं लिखवा रहा हूँ वो सारा इंपॉर्टेंट है, A to Z। तो आपको भी मेरे साथ साथ लिखना है सारा। चलो जी, ध्यान से देखना। सबसे पहले ऊपर हेडिंग क्या डालेंगे? कस्टम एक्ट 1962। कस्टम एक्ट 1962। तो जो कस्टम का एक्ट है वो क्या है? 1962 है। मुझे ऐसा लगता है एग्जाम में ये पूछा जा सकता है कि इसका चार्जिंग सेक्शन बताओ। क्या बताओ? चार्जिंग सेक्शन बताओ। तो कस्टम एक्ट का जो चार्जिंग सेक्शन है वो सेक्शन 12 है। चार्जिंग सेक्शन। और चार्जिंग सेक्शन बताता है BCD के बारे में। BCD क्या है? बेसिक कस्टम ड्यूटी। क्या बताता है? बेसिक कस्टम ड्यूटी। लिख लो मैंग, जल्दी लिखना स्टार्ट करो, कॉपी चेक करेंगे भाई, क्योंकि इसमें 10 नंबर लेने हैं आपको पूरे। 10 मार्क्स की वेटेज रहेगी। आज ही कंप्लीट कर देंगे हम इस लेक्चर को। अब देखो, मैं इसी से आपको 2-3 चीज़ें जहाँ लिख रहे थे वहाँ तो लिखना ही है। हमारे टैक्स में एक हो गया इनकम टैक्स, एक हो गया GST, एक हो गया कस्टम ड्यूटी। यस और नो? क्या सबके चार्जिंग सेक्शन होंगे या नहीं होंगे? IT का बताओ चार्जिंग सेक्शन, पेपर में आ सकता है, पहले ही बता रहा हूँ। IT का चार्जिंग सेक्शन 4 चौका, इसका 9, इसका 12, 4912, 4912 याद कर लेना भाई। कोई नहीं भरोसा कब किस पेपर में आपसे सेक्शन तक पूछ ले ICSI। और ये कल ही पूछूंगा ना, कल ही, तो भी नहीं आता होगा कईयों को, पढ़ना ही नहीं हमें। और कईयों को पूछूंगा ना तो वो कहेंगे सर क्या पूछ रहे हो, कल ही तो करवाया था, आता है हमें। चलें आगे। तो चार्जिंग सेक्शन कौन सा है? 12 है, जिसमें क्या बोला गया है कि BCD लगेगी, बेसिक कस्टम ड्यूटी लगाई जाएगी। किसके ऊपर लगती है ड्यूटी? गुड्स के ऊपर। इनकम टैक्स में इनकम टैक्स किसके ऊपर लगता है? इनकम के ऊपर। GST किसके ऊपर लगता है? वेरी गुड, गुड्स सर्विसेज बोथ, दोनों के ऊपर। और ये गुड्स के ऊपर। एनी डाउट? एक डेफिनेशन की आपको लिस्ट बता रखी है, पेज नंबर 3 देख सकते हो आप। पेज नंबर 3 में डेफिनेशन की लिस्ट बता रखी है। जिन बच्चों के पास ये नोट्स हैं वो नोट्स से देख सकते हैं। आज जो बच्चे ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं उनके पास तो नोट्स होंगे नहीं भाई, तो उनको मैं ग्रुप में सेंड कर दूंगा। अभी के लिए क्या है, मैं भी लिख ही रहा हूँ उनको, मैं कौन सा नोट्स, मैं भी लिख ही रहा हूँ। आप क्या है, आप भी लिखोगे ही, बस ये कि आप देख सकते हो, लिखा है वहाँ पे गुड्स की डेफिनेशन।
तो गुड्स में क्या आएगा? वेसल, एयरक्राफ्ट, व्हीकल, ये आएगा जी। नंबर 2 और क्या आएगा? स्टोर्स। स्टोर्स को भी गुड्स माना गया। अच्छा ये तो नहीं बताना वेसल क्या होता है, एयरक्राफ्ट क्या होते हैं, व्हीकल क्या होते हैं, स्टोर क्या होता है? जो एयरक्राफ्ट होता है उसके अंदर भी आपको पता होगा कि एरोप्लेन के अंदर भी फूड स्टोर करके रखा जाता है, फ्यूल भी स्टोर करके रखते हैं, बहुत सारी ऐसे अप्लाइंसेस चीज़ें हैं जो लोग वो स्टोर करके रखते हैं। जैसे एक गाड़ी होती है यार, टूल किट नहीं होती गाड़ी के अंदर, तो वो क्या है? गाड़ी के लिए स्टोर है। तीसरा क्या है? बैगेज। बैगेज क्या होता है? जब हम कहीं जाते हैं घूमने के लिए तो साथ में बैगेज लेके जाते हैं। तो बैगेज के ऊपर आपको बताएंगे कि जो बैगेज के ऊपर यहाँ पे रेट है 38.5%। बैगेज के ऊपर जो ड्यूटी रेट है वो 38.5% है। ये बैगेज का टैक्स रेट है। ये बैगेज का क्या है? टैक्स रेट है। 100% आना है ये एग्जाम में। बैगेज बता देंगे हमने 5 लाख का लिया, उसके ऊपर टैक्स बताओ। या तो टैक्स बताएंगे या टैक्स निकालना होगा बस। चौथा, करेंसी। करेंसी एंड नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट को मतलब आप समझ ही गए, बिल ऑफ एक्सचेंज, चेक, प्रॉमिसरी नोट, इन सबको भी क्या माना गया? गुड्स माना गया। ये सब गुड्स हैं। और लास्ट, एनी अदर काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी। ये कुछ याद आ रहा है? एनी अदर काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी कुछ याद आ रहा है? जीएसटी के अंदर गुड्स की डेफिनेशन थी, गुड्स मीन्स एनी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी। इसने कहा तू भी आ जा। पहले तो कुछ चीजें स्पेसिफाइड कर दी और लास्ट में कह रहा है कोई सी भी हो, एनी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी, एनी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी। तो किसी भी काइंड की कोई भी मूवेबल प्रॉपर्टी हो। तो कस्टम ड्यूटी किसके ऊपर लगेगी? गुड्स के ऊपर। 4 गुड्स क्या हैं? स्पेसिफिक है। उसके अलावा 5वां उन्होंने स्पेसिफाई नहीं किया, उन्होंने कहा कोई सा भी हो। ठीक है। सेकंड पॉइंट पहला खत्म हो गया, चार्जिंग सेक्शन का जो बताना था सारा। सेकंड पॉइंट क्या है हमारा? कस्टम ड्यूटी निकालते कैसे हैं? कस्टम ड्यूटी कैसे निकालते हैं? तो कैसे निकालते होंगे? हमें टीवी चाहिए होती है, मतलब ट्रांजैक्शन वैल्यू। किसकी ट्रांजैक्शन वैल्यू लेते होंगे? अभी आपने पढ़ा गुड्स। मल्टीप्लाई में क्या करेंगे? रेट ऑफ ड्यूटी। मल्टीप्लाई में क्या करेंगे? रेट ऑफ एक्सचेंज। रेट ऑफ ड्यूटी, रेट ऑफ एक्सचेंज। तो हमें ट्रांजैक्शन वैल्यू निकालनी होती है, रेट ऑफ ड्यूटी, रेट ऑफ एक्सचेंज। ठीक है। अब सबसे ये हो गया ख़त्म। यही पूरा मतलब क्या है, कस्टम है जो आपको सिखाना है। ट्रांजैक्शन वैल्यू कैसे निकालेंगे आपके सिलेबस में ज़्यादा नहीं है, आपने क्वेश्चन भी देख लिए। रेट ऑफ ड्यूटी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, रेट ऑफ एक्सचेंज सीधे लिख लो CBIC का लेना होता है एग्ज़ाम में, डेफिनेटली आएगा भाई। CBIC का रेट ऑफ एक्सचेंज लेना होता है। ऑप्शन दिया होगा RBI, ऑप्शन दिया होगा मार्केट रेट, कि मार्केट में जो रेट है वो ले लो, या और डी है तो आपको बताइए नन ऑफ द अबाव या ऑल ऑफ द अबाव आंसर दे दी। और हमें कौन सा लेना होता है? CBIC का रेट लेना होता है। रेट ऑफ ड्यूटी आपको समझाएंगे, टीवी कैसे निकालते हैं वो बताएंगे आपको। अभी वेट करो। कोई डाउट है? मतलब पहला पॉइंट बताया, कोई डाउट अभी बता दो। दूसरे पॉइंट में कोई डाउट? थर्ड पॉइंट पे आ जाओ। थर्ड पॉइंट पे
बताओ कस्टम ड्यूटी किसके ऊपर लगनी है? गुड्स के ऊपर। तो एक चार्ट बनाएंगे। हम गुड्स को क्या कर सकते हैं? इंपोर्ट। हम गुड्स को क्या कर सकते हैं? इंपोर्ट। क्या हम गुड्स को एक्सपोर्ट कर सकते हैं? यस। तो हम गुड्स को इंपोर्ट कर सकते हैं, हम गुड्स को एक्सपोर्ट कर सकते हैं। अगर इंपोर्ट करेंगे तो क्या बोलता है? कहता है इंपोर्ट मीन्स गुड्स ब्रिंगिंग इनटू इंडिया फ्रॉम अ प्लेस आउटसाइड इंडिया। अगर आप क्या किया आपने? मीन्स आपने क्या किया? कोई गुड्स कहाँ लेके आए हो? इंडिया लेके आए हो। कहाँ से? प्लेस आउटसाइड इंडिया। तो अगर कोई भी गुड्स इंडिया में लेके आते हो, और यहाँ पे इंडिया क्या है? इंडिया कस्टम के अंदर क्या है? कस्टम में इंडिया कहाँ से माना जाता है? तो लिख लो कस्टम के अंदर जो इंडिया है अब जो है वो 200 नॉटिकल माइल से माना जाता है। जैसे ही 200 नॉटिकल माइल के अंदर आ जाएगा, हम मान लेंगे कि गुड्स क्या हो चुका है? इंडिया में इंपोर्ट हो चुका है। इंडिया में इंपोर्ट हो चुका है। तो ये हमारा इंडिया है, और ये क्या है? पानी है, और मछली जल की रानी है। और इस बेस लाइन से आपको कहाँ जाना होता है? 200 नॉटिकल माइल्स। तो आप किसको टच? 200 नॉटिकल माइल्स तक क्या हो जाता है? ये इंडिया की लाइन है, ये इंडिया की टेरिटरी है। आ गई बात समझ में? जैसे ही वो वेसल कहाँ इंटर कर जाएगी? यहाँ पे मान लिया जाएगा इंडिया आ चुकी है। उसके बाद उसको क्या करना है? परमिशन लेनी है। उसको क्या करना है? परमिशन लेनी है। और जो परमिशन लेनी है उसको लिख लो, उसको बोलते हैं एंट्री इनवर्ड। कौन सी परमिशन लेनी होती है? एंट्री इनवर्ड। एंट्री इनवर्ड का मतलब होता है बर्थ प्लेस वेयर द गुड्स आर अनलोडेड। इट इज़ अ बर्थ प्लेस वेयर द गुड्स आर अनलोडेड। ये वो बर्थ प्लेस है जहाँ पे गुड्स क्या होंगे? अनलोड किए जाएंगे। ये एक बर्थ प्लेस है जहाँ पे गुड्स क्या होंगे? अनलोड किए जाएंगे। तो हमें इसकी क्या लेनी होती है? परमिशन लेनी होती है। इसकी आपको परमिशन लेनी होती है। पूछा जा सकता है आपसे कि गुड्स को इंपोर्ट करने से पहले हमें क्या है? परमिशन लेनी होती है। किस चीज़ की? एंट्री इनवर्ड की। तो आपने एंट्री इनवर्ड की परमिशन पहले ही ले लेनी है। कहाँ पहुँचने से पहले? पोर्ट में पहुँचने से पहले ही आपको क्या है? एंट्री इनवर्ड की परमिशन ले लेनी है। अब ये जो 200 नॉटिकल माइल है, इसके बीच में क्या है भाई? इसके बीच में है ICW। ICW पता है ना? इंडियन कस्टम वाटर। और इंडियन कस्टम वाटर कहाँ तक होता है? 24 नॉटिकल माइल। समझ गए ना? यहाँ से लेके यहाँ तक कितना डिस्टेंस है? ये 24 नॉटिकल माइल। जैसे ही ये वेसल कहाँ पे एंटर कर जाएगी? 24 नॉटिकल माइल के अंदर, तो कस्टम ऑफिसर के पास क्या आ जाएगी? पावर आ जाएगी। और वो क्या बोल सकता है? अब एंट्री इनवर्ड दिखाओ। अगर तुम्हारे पास एंट्री इनवर्ड नहीं है तो ये 24 नॉटिकल माइल से कहाँ निकल जाओ? बाहर। आ गई बात समझ में? बाहर निकल जाओ। तो यहीं साइड में क्या होता है? बहुत सारी वेसलें लग जाएंगी, ट्रैफिक लग जाएगा एक तरीके से यहाँ पे। आ रही बात समझ में? तो जो भी बंदा कहाँ एंटर कर जाएगा? 24 नॉटिकल माइल के अंदर, उसी टाइम ऑफिसर उसको बोल देगा एंट्री इनवर्ड दिखा दे अपना। नहीं है साइड में लगा ले, 24 नॉटिकल माइल के बॉर्डर में लगा ले, या बॉर्डर पार कर जा, कोई दिक्कत नहीं फिर तो है। अब वो वापस जाता है, मैंने क्या करना है? अच्छा ठीक है।
तो यहाँ घूम रहा है, हमारे सिलेबस में नहीं है कि वो वापस चला जाता है वहाँ रहता है, ठीक है ना। हाँ तो ये नहीं है हमारे सिलेबस, जो सिलेबस में वो याद कर लेना। सब मेरे भी घर में रिश्तेदार रहते हैं, सब बस ये याद कर लेना, जो यहाँ सिलेबस है ना वो याद कर लेना। वहाँ क्या होता है क्या नहीं होता वो छोड़ दो, ये याद कर लेना बस तुम। देख कितना याद करते हो तुम लोग कस्टम। ये कहानी समझ में आ गई? कोई दिक्कत है? अभी दिखा दूंगा, यहीं रोक के दिखा दूंगा वैसल को भी, सेक्शन 34 के अंदर। फिर कर लेना, वो वापस चला गया। आ गई बात समझ में? कहानी कुछ समझ में आ रही है? जो सिलेबस में पहले वो पढ़ लो, ये कहानी समझ में आ रही है, ठीक है। तो जैसे ही वो कहाँ आएगा, इसके अंदर आएगा, तो कस्टम ऑफिसर के पास पावर है कि वो उससे पूछ सकते हैं। अच्छा जी, उसके बाद क्या होगा? एक आपको पता है इंडियन टेरिटोरियल वाटर है ना, 12 नॉटिकल माइल। तो कस्टम में कौन सा नॉटिकल माइल लगता है? इंडियन कस्टम वाटर। उसमें टेरिटोरियल वाटर की कोई रेलेवेंसी नहीं है असली में, क्योंकि प्रॉपर ऑफिसर जैसे ही वो 24 नॉटिकल माइल के अंदर एंटर करेगा वैसे ही पूछ लेगा उससे। और अगर एंट्री इनवर्ड होगा तो नमस्ते लंदन, नहीं होगा तो वापस जा, कहानी खत्म। अब इसके पास एंट्री इनवर्ड है, तो क्या ये वेसल आगे जा सकती है? यस, ये आगे चलेगी और कहाँ पहुंच गई? पोर्ट में। कहाँ पहुंच गई? पोर्ट में। पोर्ट में क्या दिखाएगी? एंट्री इनवर्ड, और इसका माल क्या हो जाएगा? अनलोड हो जाएगा। इसका माल क्या हो जाएगा? अनलोड। किसका माल अनलोड हुआ है? उस वेसल का। अभी ड्यूटी पे नहीं हुई है। ड्यूटी कब पे होगी? जब कस्टम बैरियर क्रॉस होगा। तो आप लिख सकते हैं कस्टम ड्यूटी विल बी पेड, विल बी पेड। हाँ भाई बताओ, तुम्हें पता है? कह रहे कस्टम पता है हमें। विल बी पेड आफ्टर फाइलिंग, आफ्टर फाइलिंग बिल ऑफ एंट्री अंडर सेक्शन 46। लिख लो। तो कस्टम ड्यूटी विल बी पेड आफ्टर फाइलिंग बिल ऑफ एंट्री। कस्टम ड्यूटी कब पे होती है? कस्टम ड्यूटी विल बी पेड, कस्टम ड्यूटी विल बी पेड, कस्टम ड्यूटी विल बी पेड आफ्टर फाइलिंग बिल ऑफ एंट्री अंडर सेक्शन 46। जैसे ही 46 में आप बिल ऑफ एंट्री फाइल करते हैं तो फिर आपने मतलब बिल ऑफ एंट्री फाइल कर दी, मतलब आपने अब कस्टम ड्यूटी दे दी है। और कस्टम ड्यूटी दे दी है तो अब आप गुड्स लेके जा सकते हैं, कोई दिक्कत ही नहीं है, आप गुड्स लेके जा सकते हैं। इतना समझ में आ गया या नहीं आ गया? आ गया ना? तो हमारा बस यहीं तक था, कस्टम ड्यूटी पे करने तक का। तो एक तरफ क्या होंगे? गुड्स इंपोर्ट किए जाएंगे। जब इंपोर्ट होंगे तो क्या होगा? सर वेसल पहले कहाँ होगी? हाई सी में होगी। ये हाई सी है, मतलब पानी है। और सर उसके बाद कहाँ पहुँच जाएगी? 200 नॉटिकल माइल में। क्या वो हमारी टेरिटरी में आ गई है? यस। पर अभी हम उसे छेड़ेंगे नहीं। छेड़ेंगे कब? जब वो 24 नॉटिकल माइल के अंदर इंटर करेगी, फिर उससे पूछने वाले हम, फिर हम उससे पूछने वाले। बात समझ में आ गई है? कोई डाउट है यहाँ तक? और उसके बाद हम क्या करने वाले हैं? जब उसके पास या तो एंट्री इनवर्ड होना है या तो नहीं होना। अगर होगा तो नमस्ते लंदन भाई चला जा कस्टम पोर्ट पे, ठीक है। कस्टम पोर्ट पे जाएगा, माल अनलोड हो जाएगा, पर जब तक बिल ऑफ एंट्री फाइल नहीं होगी तो आप माल को लेके नहीं जा सकते। बिल ऑफ एंट्री फाइल कर दी, इसका मतलब आपकी कस्टम ड्यूटी पे हो गई है, अब आप माल को लेके जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। 12 नॉटिकल माइल की यहाँ कोई रेलेवेंसी नहीं है। वो बताने के लिए कि बच्चे ने इनकम टैक्स पढ़ा हुआ होता है, बच्चा कहता है सर 12 नॉटिकल माइल भी तो होता है इंडियन टेरिटोरियल वाटर, इंडियन टेरिटोरियल वाटर। तो यहाँ 12 नॉटिकल माइल्स की कोई रेलेवेंस है ही नहीं। अभी एक्सपोर्ट भी पढ़ेंगे, पर थोड़ा सा इसमें आगे चलते हैं क्योंकि कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट आपको बतानी है मुझे। जो एग्ज़ाम में आ सकती है। चौथे पॉइंट में हेडिंग डालना इंपोर्ट प्रोसीजर। क्या है? इंपोर्ट प्रोसीजर। मैं बातें मत करो भाई, लास्ट डे उस दिन भी बात कर रहा है, मत पूछना, मैं बैठा हूं, मेरे से पूछ लो, मुझसे क्या पूछेगा? इंपोर्ट प्रोसीजर
इंपोर्ट प्रोसीजर में आ जाओ भाई। सबसे पहले लिखो यहाँ पे कमेंस। जो इंपोर्ट का प्रोसीजर है वो कब स्टार्ट होगा, जो इंपोर्ट का क्या होगा प्रोसीजर, वो स्टार्ट कब होगा? तो स्टार्ट कब होगा? व्हेन गुड्स क्रॉसेस टेरिटोरियल वाटर ऑफ इंडिया। यहाँ रेलेवेंस आएगी टेरिटोरियल वाटर ऑफ इंडिया की, कि जब गुड्स क्या क्रॉस करेंगे टेरिटोरियल वाटर ऑफ इंडिया, तो मानेंगे कि अब क्या स्टार्ट हो गया है। इंटरेस्टिंग बहुत है, पर अगर आप इंटरेस्ट बनाओगे तो डिस्टर्ब ना करें बस। तो कमेंस कहाँ होगा गुप्ता जी? जब वो टेरिटोरियल वाटर ऑफ इंडिया क्रॉस कर लेगा। और टेरिटोरियल वाटर ऑफ इंडिया क्या है? 12 नॉटिकल माइल। यहाँ इंपॉर्टेंस आएगी। दूसरा कंटिन्यू एंड कंप्लीट, कंप्लीटेड, कंटिन्यू और कंप्लीटेड। तो ये कब तक रहने वाला है और ये कंप्लीट कब होने वाला है? तो ये कंटिन्यू कहाँ तक रहने वाला है? अप टू द, कंटिन्यू कहाँ तक रहने वाला है? अप टू द प्लेस ऑफ पोर्ट। जो पोर्ट की प्लेस है वहाँ तक ये क्या है? कंटिन्यूअस रहने वाला है। और जहाँ पोर्ट नहीं होते वहाँ आईसीडी होते हैं, इनलैंड कंटेनर डिपो। ये भी पूछा जा सकता है दिल्ली में क्या है? दिल्ली में कोई पोर्ट है? दिल्ली में क्या है? इनलैंड कंटेनर डिपो। अपना आदमी यही काम करता है इनलैंड कंटेनर डिपो में। इनलैंड कंटेनर डिपो आदमी नहीं है, पापा की एज का होगा, तो 60 साल के हो गए लोग रिटायर होने को, पर हम अपना आदमी ऐसे बोल देते हैं। कंप्लीटेड कब होगा? व्हेन बिल ऑफ एंट्री अंडर सेक्शन 46 इज फाइल्ड एंड कस्टम ड्यूटी इज पेड। तो बिल ऑफ एंट्री फाइल कर दियो और कस्टम ड्यूटी क्या कर दियो? पे कर दियो, तो हम क्या मान लेंगे? कंप्लीट हो गया भाई। क्या हो गया? कंप्लीट हो गया। कोई डाउट चौथे पॉइंट में? ये चौथे पॉइंट की कहानी चल रही है, तो इसको ना ABCD में लिखेंगे। कहाँ से करें? ए, इसको रख लेते हैं ए, ये B, अब C बताने जा रहा हूँ। C में देखो क्या है? C में क्या है? C में आप लिखोगे डिलीवरी ऑफ अराइवल। डिलीवरी ऑफ अराइवल जब क्या होगा? अराइवल होगा किसका? कन्वेंस का। तो जब कन्वेंस का क्या होगा? अराइवल होगा। बताओ कौन कौन सा कन्वेंस हो सकता है? अंची, इसके अंदर बताओ कौन कौन सा कन्वेंस हो सकता है? क्या वेसल हो सकती है? एयरक्राफ्ट हो सकता है, एयरक्राफ्ट, आंसर इज यस। क्या व्हीकल हो सकता है? यस। क्या व्हीकल से भी आ सकते हैं गुड्स? यस, दोनों में से किसी से भी आ सकते हैं। तो यहाँ पे लिखना डॉक्यूमेंट कौन सा होगा, और यहाँ पे लिखना टाइम लिमिट। टाइम लिमिट ये पेपर में आ सकता है 110%, यही लिख दिया MCQ। पेपर में आ सकता है 110%।
जो वेसल और एयरक्राफ्ट है उसके अंदर जो डॉक्यूमेंट फाइल किया जाता है उसे आईजीएम बोलते हैं। आईजीएम का मतलब लिख लेना, इंपोर्ट जर्नल मैनिफेस्ट। आईजीएम का मतलब क्या है? इंपोर्ट जर्नल मैनिफेस्ट। आपके पेज नंबर 3 में दिया हुआ है। पेज नंबर 3 में अराइवल मैनिफेस्ट लिखा है, इंपोर्ट मैनिफेस्ट लिखा है, इंपोर्ट रिपोर्ट लिखा हुआ है। इंपोर्ट रिपोर्ट किस में होती है? व्हीकल के केस में। तो इसका मतलब जब भी क्या होता है, कोई एयरक्राफ्ट या वेसल आने वाला होता है, उससे पहले हम लोग क्या फाइल कर देते हैं? आईजीएम फाइल कर देते हैं। देखो क्या लिखा, द पर्सन चार्ज ऑफ कन्वेंस हैज प्रेजेंट अराइवल ऑफ मैनिफेस्ट और इंपोर्ट मैनिफेस्ट इन केस ऑफ वेसल और एयरक्राफ्ट, और इंपोर्ट रिपोर्ट इन केस ऑफ व्हीकल। लिखा हुआ है साफ साफ। ये इसलिए मैंने नोट्स दिए कि मैं ऐसे लिखवा दूंगा, बाद में बच्चा कहेगा भाई मेरे को तो आ ही नहीं रहा समझ में। मैंने कहा चलो नोट्स दे देते हैं पूरे ही। तो वेसल और एयरक्राफ्ट में क्या है? इंपोर्ट जर्नल मैनिफेस्ट, इंपोर्ट जर्नल मैनिफेस्ट। और व्हीकल के केस में क्या है? इंपोर्ट रिपोर्ट। एग्जाम में क्वेश्चन क्या आएगा व्हीकल के लिए? इंपोर्ट के नीचे इंपोर्ट रिपोर्ट। नोट्स नहीं लिए तुमने? पेज नंबर 3 निकालो, उसमें सेक्शन 2 क्लॉज 24 देखो, लिखा हुआ है सब कुछ। लिखा है अराइवल मैनिफेस्ट लिखा है, वो पढ़ लो। टाइम लिमिट में आ जाओ बेटा। टाइम लिमिट ये बिफोर करना होता है, बिफोर अराइवल ऑफ वेसल और एयरक्राफ्ट। तो वेसल और एयरक्राफ्ट के आने से पहले क्या करना है? हमें एक डॉक्यूमेंट फाइल करना है जिसको क्या बोलते हैं? आईजीएम। जिसको क्या बोलते हैं? आईजीएम। जब आईजीएम फाइल करेंगे फिर जाके हमें क्या होगा? एंट्री इनवर्ड मिलेगा। जब तक आईजीएम ही फाइल नहीं करोगे एंट्री इनवर्ड ही नहीं मिलेगा। एंट्री इनवर्ड समझ गए? परमिशन ऑफ अनलोडिंग द गुड्स, बर्थ प्लेस आपको नोटिफाइड कर दी जाएगी। ये जितने भी एयरक्राफ्ट आते हैं या आप भी जैसे एरोप्लेन में जाएंगे और जब आएंगे तो पहले उनको परमिशन लेनी होती है। आईजीआई एयरपोर्ट पे हम लोग लैंडिंग करने वाले, टाइमिंग बताया होता है, वरना चलान कट जाता है उनका भी बेचारा। हवा में भी चलान कटता है कि वो चला कैसे रहे, और नीचे लैंडिंग टाइम से नहीं की तो उसका भी चलान है। और सारा पैसा किसके पास जा रहा है? गवर्नमेंट। गवर्नमेंट ने बेच दी। किसने ले रखी है इसकी? जीएमआर। कभी वहां पे जाके बोर्ड देखना, पूरा एयरपोर्ट देखना जीएमआर से भरा हुआ है, हर जगह जीएमआर लगाओ। जो वहाँ टैक्सियां भी पार्क हो रही हैं, जो 500 रुपये लिए जा रहे हैं, वो सारा पैसा जीएमआर के पॉकेट में जा रहा है। ऐसा क्यों कर रहे हैं? लाल किला देखा नहीं क्यों कर दिया ऐसा? क्योंकि सरकार को पता है कि हमें क्या है, मोटा पैसा आ रहा है। मैं एयरपोर्ट की नहीं बात कर रहा, मैं एयरपोर्ट की जगह की बात कर रहा हूं कि जो दे दी गई है। आ रही है कुछ बातें समझ में? तो आजकल गवर्नमेंट ऐसा ही काम करती है। जैसे डीएमआरसी है तो दिल्ली की, बट डीएमआरसी ने बहुत कुछ क्या कर दिया है, जैसे एडवर्टाइजमेंट, उसने क्या कर दिया, किसी को ट्रांसफर कर दिया कि भैया तुम कंपनी हो, एडवर्टाइजमेंट हमसे ले लो। कितने में? मान लो 500 करोड़ में, पूरे साल का 500 करोड़ में एग्रीमेंट हो गया कि ये कंपनी क्या कर रही है, जितना भी डीएमआरसी के अंदर एडवर्टाइजमेंट होगा ये कंपनी ने ले लिया है। अब किसी को ऐड करनी है तो आप उसके पास जाओगे। रेलवे में भी तो आजकल ऐसे ही हो गया है, रेलवे की भी एडवर्टाइजमेंट बेच दी। भाई कहाँ हो आप? कहानी कुछ समझ में आ रही है? समझ में आ रही है कहानी? समझ में कि सर जब भी हमारा कोई वेसल या एयरक्राफ्ट आएगा उससे पहले हमें क्या फाइल करना होगा? आईजीएम फाइल करना होगा। और ये इंपोर्ट रिपोर्ट ये फाइल करनी होती है विद इन 12 आवर्स। विद इन लिख लेना, विद इन 12 आवर्स आफ्टर अराइवल। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आफ्टर अराइवल। वो क्या है? वो क्या है? बिफोर अराइवल। और ये क्या है? आफ्टर अराइवल। पेपर में आना है तो यही क्वेश्चन आना है, सूखा पड़ा हुआ है, आ जाएगा कि आईजीएम की टाइम लिमिट क्या है, आईजीएम फाइल करने की टाइम लिमिट क्या है। और अगर आपने ये सब नहीं किया तो नीचे नोट लिख लो, 50,000 रुपये की पेनल्टी है। पेनल्टी है अप टू 50,000, और अप टू 50,000 का मतलब होता है मैक्सिमम। तो एग्जाम में ये भी आ सकता है कि मैक्सिमम पेनल्टी कितने की होगी भाई।
मैक्सिमम पेनल्टी कितने की होगी? तो मैक्सिमम पेनल्टी कितने की है? 50,000 रुपये। एक नोट और लिख लो, एक नोट और लिख लो। क्या हम प्रायर बिल ऑफ एंट्री फाइल कर सकते हैं? तो इसमें लिखना प्रायर बिल ऑफ एंट्री अलाउड बिफोर IGM but vessel और एयरक्राफ्ट, वेसल और एयरक्राफ्ट, वेरी गुड, ध्यान दे रहे हो, वेसल और एयरक्राफ्ट must arrived within 30 days, भाई क्या समझ में आया? प्रायर बिल ऑफ एंट्री क्या अलाउड है? बिल ऑफ एंट्री आपको बताया था कि आप क्या पे करना चाहते हैं, कस्टम ड्यूटी पे करना चाहते हैं। तो क्या आप अपनी एक बिल ऑफ एंट्री पहले ही फाइल कर सकते हैं? आंसर इज यस, हम लोग बिल ऑफ एंट्री पहले ही फाइल कर सकते हैं। एग्जाम में MCQ आ सकता है, पहले ही बता रहा हूँ साथ के साथ। और आंसर क्या टिक करके आना है कि सर बिफोर ICM हम लोग क्या कर सकते हैं, बिल ऑफ एंट्री फाइल कर सकते हैं। देखो होता क्या है, सबसे पहले वेसल निकला, वेसल कहाँ चला गया, टेरिटोरियल वाटर ऑफ इंडिया में आ गया, क्या हम बोल सकते हैं कमेंसमेंट हो गया, इंपोर्ट का प्रोसीजर क्या हो गया, कमेंस हो गया। फिर ये हमारा क्या है, पोर्ट है, ये हमारा क्या है, पोर्ट है। क्या पोर्ट में आने से पहले ही क्या फाइल हो जाएगी, जो इंपोर्टर होगा पोर्ट में आने से पहले ही क्या फाइल कर देगा, ICM। तो इसका मतलब एक प्रोसेस हो गया कि सबसे पहले क्या फाइल होती होगी, ICM फाइल होने के बाद क्या होता होगा, एंट्री इनवर्ड मिलता होगा, परमिशन मिलती होगी गुड्स को अनलोड करने की, बर्थ प्लेस अलाउड किया जाता होगा। इसके बाद क्या होता होगा, हम लोग बिल ऑफ एंट्री फाइल करते होंगे क्या पे करने के लिए, CD पे करने के लिए, कस्टम ड्यूटी पे करने के लिए। यस और नो, ये पूरा प्रोसीजर समझ में आया? IGM, तो सबसे पहले क्या करते होंगे, IGM, इंपोर्ट जर्नल मैनिफेस्ट। उसके बाद क्या होता होगा, हमें एंट्री इनवर्ड मिल जाता होगा। उसके बाद क्या होता होगा, हम बिल ऑफ एंट्री फाइल करते होंगे और कस्टम ड्यूटी पे करके निकल लेते हैं। यही कहानी है। हम कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं हम लोग, ये जो IGM फाइल की है, क्या इससे पहले बिल ऑफ एंट्री हो जाएगी? पहले बिल ऑफ एंट्री हो सकती है। तो आंसर इज यस। कितने टाइम पीरियड पहले हो सकती है, 30 डेज पहले हो सकती है। अराइवल ऑफ वेसल और एयरक्राफ्ट आने से 30 दिन पहले ऐसा काम आप कर सकते हो। पर वो 30 दिन में वेसल और एयरक्राफ्ट क्या होना चाहिए, अराइव हो जाना चाहिए। और अगर नहीं हुआ तो आपकी बिल ऑफ एंट्री क्वैश हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, उसकी कोई रेलेवेंस नहीं है। ड्यूटी तो आप कब पे करोगे, जब आ जाएगा एयरक्राफ्ट और वेसल, पहले ही थोड़ी ना ड्यूटी पे कर देंगे। इतने पैसे तो किसी के पास नहीं। आ गई बात समझ में? अगला लिख लो, टाइप्स ऑफ बिल ऑफ एंट्री। कौन सा नंबर होगा ये, ABCD चल रहा था अपना, डी में आ गया टाइप्स ऑफ बिल ऑफ एंट्री। 3 टाइप्स की बिल ऑफ एंट्री होती है, एक होम कंजप्शन, दूसरी वेयर हाउस, और तीसरी होती है एक्स बॉन्ड क्लियरेंस फॉर होम कंजप्शन। इसको इनटू बॉन्ड बोलते हैं, इनटू बॉन्ड, और इसको बोला जाता है एक्स बॉन्ड, जेम्स बॉन्ड। समझे भाई? तो टाइप्स ऑफ बिल ऑफ एंट्री क्या होती है, होम कंजप्शन, मतलब आप डायरेक्टली कहाँ लेके जा रहे हो गुड्स, होम कंजप्शन के लिए, मतलब सीधे बेचने के लिए लेके जा रहे हो। अभी आपके पास क्या है, टाइम नहीं है या आपके पास पैसे नहीं है, तो आप अपने गुड्स को कहाँ
स्टोर करके रखवा सकते हो, वेयर हाउस होते हैं। किसी ने कोई वेयर हाउस देखा हो? कितना एरिया होता होगा वेयर हाउस का? क्या लग रहा है आपको? कितना एरिया होता होगा वेयर हाउस का? हाँ, बहुत बड़ा होता है। जैसे किसी ने एयरपोर्ट तो देखा ही होगा, और हम लोग तो वहीं रहते हैं, तो और मैं तो डेली जाता हूँ वहाँ से गाड़ी से आते हुए। तो सेक्टर 21 बोलते हैं हम लोग। वो सेक्टर 21 स्टार्ट जहाँ से होता है ना भाई, और वो मैपालपुर तक जा रहा है, पूरा ही एयरपोर्ट है। तो गुप्ता जी, इतने बड़े के अंदर क्या क्या है वो आपको पता ही है। बड़े बड़े वेयर हाउस बने हुए हैं, ठीक है जी, ऑफिसेस बने हुए हैं। एयरपोर्ट ही देख लोगे तो कितना बड़ा होता है। कितनों ने एयरपोर्ट देखा हुआ है दिल्ली का? क्या बात है, बहुतों ने देखा हुआ भाई। और दिल्ली का रेलवे स्टेशन, न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन, निजामुद्दीन वाला, निजामुद्दीन, क्या हालत है। एक निजामुद्दीन का रेलवे स्टेशन, एक न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन, जमीन आसमान का फर्क है। एक जम्मू का एयरपोर्ट देखो आप, कभी वैष्णो देवी जाओ, गए थे जम्मू का एयरपोर्ट? वैष्णो देवी गए थे तभी गए होंगे, है ना? हाँ, बस बस बस। फ्लाइट कौन सी थी, स्पाइस या इंडिगो? अच्छा, ट्रेन से। अब में से जो ज़्यादा बेस्ट है वो ट्रेन ही बेस्ट है। बोलो क्यों? सीधे वो वहाँ तक जा रही है, कटरा तक। तो अब आप पेपर के बाद जा सकते हैं माता रानी से आशीर्वाद लेने। पर माता रानी वहाँ पिटाई भी कर सकती है तुम्हारी, कहेगी कैलकुलेटर तो यूज़ किया नहीं था इसने, पढ़ाई तो करता नहीं था, आशीर्वाद लेने आया नालायक। कहानी कुछ समझ में आ रही है भाई? उस दिन कैलकुलेटर लेके चले जाना खुशी, पता लग रहा है उस दिन भी भूल गए, और दूसरे से मांग रहे, दूसरा कह रहा नहीं दूंगा। हाँ, ये हुई ना बात, दो। और वहां पे क्या होता है, 20,000 में प्लस 10,000, वो भी हम कैलकुलेटर में कर रहे होते हैं। क्या यार बताओ, 20,000 का 4% भी निकालना हो तो कैलकुलेटर में ही निकाल रहे होंगे। ले भाई, आ क्या रहा है? तो ये बिल ऑफ एंट्री समझ में आई। होम कंजप्शन हो सकती है, इनटू बॉन्ड हो सकती है, एक्स बॉन्ड हो सकती है, ठीक है। ई पॉइंट आ गया। गुड्स विच आर इंपोर्टेड, जो गुड्स आपने क्या किए हैं, इंपोर्ट किए हैं। गुड्स विच आर इंपोर्टेड विल बी क्लियर्ड, विल बी क्लियर्ड। उनको कितने टाइम पीरियड में क्लियर करवाना है आपको? क्लियर्ड विद इन 30 डेज। एग्जाम में ये आ सकता है। तो 30 दिन कहाँ से? फ्रॉम डेट ऑफ अनलोडिंग, जिस दिन से गुड्स क्या हो गए हैं, अनलोड हो गए हैं, उसके 30 दिन के अंदर अंदर आपको क्या करवा लेना है, गुड्स को क्लियर करवा लेना है। कहाँ क्लियर करवाओगे? या तो होम कंजप्शन, वेरी गुड, या तो होम कंजप्शन या तो वेयर हाउस। जब होम कंजप्शन में चले गए तो फिर तो कहानी खत्म हो गई, अपने ट्रेडिंग प्लेस में लेके चले गए। वेयर हाउस में जाओगे तो क्या होगा? इनटू बॉन्ड, इनटू बॉन्ड बताया था, इनटू बॉन्ड बिल ऑफ एंट्री। तो ये लिख लेना, ये कहाँ गया, ट्रिप्लीकेट होती है
आप लिख लो, ट्रिप्लिकेट फॉर्म में होती है, मतलब हमें हमारे ऊपर जो ड्यूटी होगी उसका हमें ट्रिपल मतलब तिगुना क्या करना होगा, बॉन्ड देना होगा। आपके पास एमसीक्यू है ना क्वेश्चन, एक बार एमसीक्यू वाला स्पाइरल देखो, एमसीक्यू वाला। आई थिंक इसमें अगर क्वेश्चन हो, दोनों क्वेश्चन करने हैं, वहाँ जो आपको वहाँ पे दिए हैं वो भी करने हैं और जो यहाँ दिए हैं ये भी करने हैं भाई। कस्टम ड्यूटी की एंट्री तो सभी को पता है ना कौन सी है, क्योंकि उस वाले में तो है क्वेश्चन, ये उस वाले के अंदर तो है ये क्वेश्चन। मेरे पास इसके एमसीक्यू नहीं खुलेंगे ना, एक बार मेरे को दिखा देना रोशन, मैं दिखा देता हूँ। क्वेश्चन है उसमें, क्वेश्चन है इसके अंदर। पुराने पेपर हैं, हाँ हाँ। चलो इसमें भी नहीं है, होना चाहिए था। सुन लो बस कहानी क्या है। देखो अगर आप होम कंजप्शन के लिए गुड्स लेके जाओगे तो सीधे कस्टम ड्यूटी पे कर दोगे, कहानी खत्म हो गई। पर अगर आप वेयर हाउस में गुड्स लेके जाओगे तो जितनी आपकी कस्टम ड्यूटी होगी उसका ट्रिपल का आप क्या करोगे, बॉन्ड साइन करके दोगे। तो जो बॉन्ड साइन करके देते हैं वो किसका कितने का साइन करके देते हैं, एक्चुअल जो हमारी कस्टम ड्यूटी है, हिंदी में लिख लेना, एक्चुअल जो हमारी कस्टम ड्यूटी है उसका ट्रिपल हम लोग करके देते हैं। पहले ट्वाइस द ड्यूटी होता था, जो भी ड्यूटी होती थी एक्चुअल पहले उसका ट्वाइस होता था, आज की डेट में क्या होता है, ट्रिपल होता है। तो ये एग्जाम में मुझे लगता है आना चाहिए, लास्ट टाइम नहीं आया, आपके अटेम्प्ट में पक्का आएगा, 1 नंबर तो पक्के ही हो गए भाई। कि अगर हम वेयर हाउस के लिए गुड्स लेके जाएंगे तो हमें जो भी एक्चुअल कस्टम ड्यूटी होगी उसका ट्रिपल हमें बॉन्ड क्या है, साइन करके देना होगा। पहले डबल होता था, ट्वाइस आंसर पक्का होगा, सारी दुनिया ट्वाइस में टिक कर रही होगी, तुम ट्रिपल में ही करके आना, ये भी बता दिया आपको। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, फिर वो डेमोरेज चार्जेस वहाँ के चार्जेस ले लेते हैं। जैसे रेलवे स्टेशन में होता है, आपका सामान पड़ा हुआ है तो आपको उतने टाइम पीरियड के अंदर वहाँ से लेके जाना होता है, नहीं लेके जाते वो चार्जेस लगा देते हैं। उसे डेमोरेज चार्जेस, लाइटरेज चार्जेस, ये सब नाम से बुलाया जाता है। चलो जी, अब एक करक्स है, अगर गुड्स क्या हो रहे हैं, इंपोर्ट, तो बताओ जी क्या फाइल होगा। सर आईजीएम फाइल होगा, यस और नो। उसके बाद
एंट्री इनवर्ड मिल जाएगा, उसके बाद बिल ऑफ एंट्री, कहानी खत्म। ये कहानी, और ये जो सब कुछ हुआ, बिल ऑफ एंट्री हमने दी, तो एंट्री इनवर्ड कौन सी जगह हुआ? पोर्ट में हुआ। जो एंट्री इनवर्ड हुआ वो कहाँ किया गया? पोर्ट में किया गया। क्या पोर्ट से, जो हमारा पोर्ट है, ये है ना हमारा पोर्ट, क्या पानी में भी हम लोग माल की अनलोडिंग करा सकते हैं? स्मगलिंग होती है वो, ठीक है ना। पानी में आप माल की अनलोडिंग नहीं करा सकते, उसको स्मगलिंग कहते हैं। भाई फंस जाओगे। कह रहा हाँ, पोर्ट क्यों बना रखे? अच्छा, ये आप उसी पोर्ट पे अनलोडिंग करवाते हैं जो क्या है, जो परमिटेड पोर्ट है। ये नहीं कि आप कहीं और जगह पे करवा रहे हैं तो, और वहाँ पे अनलोडिंग करवा रहे हैं, है तो समुंदर का किनारा ही। भाई जो परमिटेड है वहीं पे, अदरवाइज वो भी क्या है? स्मगलिंग है। अब अगर आप यहाँ पे करवा रहे हैं तो इसकी एक एक्सेप्शन है, जहाँ पे उसे स्मगलिंग नहीं बोला जाता, वहाँ पे हम लोग बोलते हैं ट्रांसपोर्टेशन। बस ये याद रखने वाला है, बाई चांस पेपर में आ गया। ट्रांसपोर्टेशन बाय बोट, और इस बोट को बोलते हैं वाटर बोट, वाटर बोन इसको बोला जाता है, बी है ये। और इसके लिए एक बोट नोट बनता है, बोट नोट। एग्जाम में क्या आएगा? एग्जाम में क्या आएगा कि जो हमारा पोर्ट है वहां पे माल की अनलोडिंग नहीं हो रही, वहां पे माल की अनलोडिंग नहीं हो रही, हम लोगों ने क्या बनाया है? एक बोट नोट बनाया है। क्या बनाया है? बोट नोट बनाया है। क्या बनाया है? बोट नोट। तो हम लोग क्या कर रहे हैं? ट्रांसपोर्टेशन किसके थ्रू कर रहे हैं? बोट के थ्रू। वाटर बोन, BORNE, वाटर बोन, BORNE। तो आपके एग्जाम में क्या लिखा हुआ आएगा? बोट नोट। कहाँ यूज होता है? तो बोट नोट कहाँ पे यूज होता है? जहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन कौन करती है? बेबी वेसल बोलते हैं इनको। छोटी छोटी बोट्स जाती हैं पानी में, बस उनके पास होना क्या चाहिए? बोट नोट होना चाहिए। अगर उनके पास बोट नोट है तो एज पर सेक्शन 35 वो लोग पानी में जो वेसल्स खड़ी हैं उनसे माल लेके। अच्छा, ऐसा भी होता है कई बार कि जो वेसल होती हैं बहुत मदर वेसल होती हैं, बहुत बड़ी होती है, मतलब बहुत ज़्यादा। टैंक्स भी आ जाते हैं, आपको पता है, इतनी भी बड़ी बड़ी वेसल्स होती हैं। तो वो ऑस्ट्रेलिया जा रही है सीधे। कहाँ जा रही है? ऑस्ट्रेलिया। उसे इंडिया जाना है, पर इंडिया में क्या है, जो माल है वो बहुत कम है। तो उस केस में वो कस्टम ऑफिसर को इन्फॉर्म करते हैं कि सर ऐसी ऐसी बात है और ये माल यहाँ पे आ गया है, पर हम ज़्यादा देर यहाँ रुकने वाले नहीं हैं, तो जल्दी से फटाफट क्या करो, बोट नोट भेजो। तो जो भी बोट वहाँ से डिलीवर होंगी कस्टम पोर्ट से, कस्टम ऑफिसर क्या बना के देंगे? बोट नोट। समझ गए? अपना ठप्पा मार के देंगे। तो उनके पास वो होगा, जैसे वही कोविड में लोगों ने गाड़ियों के आगे स्टिकर लगा दिए थे, ऑन ड्यूटी कोविड, ये तो वो लोगों को जाने दे रहे थे, कोई दिक्कत नहीं। आ गई बात समझ में? तो उसी तरीके से क्या है, ये बोट नोट है। जिनके पास वो रहेगा उनको क्या कहेंगे? भाई जाओ पानी में डिलीवरी ले लो, कोई दिक्कत नहीं। एग्जाम में क्या पूछ लेंगे कि क्या ऐसा पॉसिबल है, कोई भी क्वेश्चन बन के आ जाए तो आप बोट नोट को टिक कर दोगे, वाटर बोन को टिक कर दोगे आराम से। बाई चांस आ सकता है, ज़्यादा वो नहीं है। अब एक्सपोर्ट प्रोसीजर में आ जाओ। वो चौथा पॉइंट था ना इंपोर्ट वाला, पॉइंट नंबर 4 था ना, 5वां था, छठा पॉइंट भाई अमित, छठा पॉइंट। एक्सपोर्ट का प्रोसीजर क्या है? एक्सपोर्ट का प्रोसीजर, एक्सपोर्ट प्रोसीजर के अंदर हम लोग क्या करते हैं? हम लोग इलेक्ट्रॉनिकली क्या करते हैं बच्चों? शिपिंग बिल फाइल करते हैं। 5th पॉइंट है। मैं ही देख लेता हूं भाई, ई हो गया, 5th है यार। हाँ जी, हाँ जी, चलो कोई बात नहीं, हो जाता है, रेक्टिफाई कर लो उसे। शिपिंग, इंपोर्ट में क्या करते थे?
इंपोर्ट में बताओ क्या करते थे, फाइल आईजीएम, यहाँ पे क्या फाइल करेंगे, शिपिंग बिल, यहाँ पे क्या फाइल करेंगे, शिपिंग बिल। इंपोर्ट में क्या करते थे, आईजीएम, यहाँ क्या फाइल करेंगे, शिपिंग बिल। और शिपिंग बिल किसके अंदर फाइल होगा, वेसल और एयरक्राफ्ट के केस में। और बिल ऑफ एक्सपोर्ट, बिल ऑफ एक्सपोर्ट किस केस में फाइल होगा, व्हीकल के लैंड के थ्रू। जब लैंड के थ्रू क्या हो रहा है, एक्सपोर्ट किया जा रहा है, लैंड रूट के थ्रू क्या किया जा रहा है, एक्सपोर्ट किया जा रहा है। वेसल और एयरक्राफ्ट लैंड रूट के थ्रू क्या कर रहे हैं, एक्सपोर्ट कर रहे हैं। क्या लैंड रूट के थ्रू भी एक्सपोर्ट किया जा सकता है, आंसर इज यस, कोई दिक्कत नहीं। और अगर आपने क्या किया, शिपिंग बिल आपने फाइल नहीं किया, या टाइम से आप गुड्स को क्लियर नहीं करवाते, तो यहाँ पे बोला गया है, नीचे नोट लिख लेना, इफ पेमेंट इज नॉट मेड विद इन स्पेसिफाइड डेट, जो भी स्पेसिफाइड डेट है उस डेट तक आप पेमेंट नहीं कर पाते, देन इंटरेस्ट लगेगा आपके ऊपर एट द रेट 15% पर एनम। तो हमें क्या करना है, जो गुड्स क्या हो रहे हैं, इंपोर्ट हो रहे हैं, जो गुड्स क्या हो रहे हैं, एक्सपोर्ट हो रहे हैं, उनकी जो ड्यूटी की पेमेंट है वो टाइम से करनी है। जो भी स्पेसिफाइड टाइम पीरियड है, जो भी स्पेसिफाइड डेट है, उस डेट तक हमें क्या करनी है, उनकी पेमेंट करनी है। अगर हम उस डेट में पेमेंट नहीं करते हैं तो 15% हमारे ऊपर इंटरेस्ट लगेगा। जीएसटी में कितना इंटरेस्ट है, अगर जीएसटी पे नहीं करोगे टाइम से तो लिख लो यहीं पे, किसी को याद हो, जीएसटी टाइम से पेबल नहीं होगा, इसमें डिले कर दिया जीएसटी में, तो इसके डिले का इंटरेस्ट का रेट कितना है, 18% पर एनम। जीएसटी का 18% है पर एनम। एग्जाम में दोनों में से कुछ भी आ सकता है। सर इनकम टैक्स का क्या है बेटा, एडवांस टैक्स के अंदर पढ़ाया था, सेक्शन 234B 234C, अगर किसी को याद हो, 1% पर मंथ। ये इनकम टैक्स में भी बहुत है कि आप एडवांस टैक्स, टीडीएस, आरओआई ऐसे चैप्टर कर लो, 5 नंबर तो ये भी दिला देंगे। ये टॉपिक भी क्लियर हो गया, ख़त्म हो गया। अगला नंबर छठा टॉपिक लिखो, क्लासिफिकेशन ऑफ कस्टम ड्यूटी, और इसको मार्क कर लो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पेपर में भर के आएगा और आया हुआ है। क्लासिफिकेशन ऑफ कस्टम ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी की क्या क्लासिफिकेशन है, तो ए में भाई एडिशनल कस्टम ड्यूटी अंडर सेक्शन 3(1), एडिशनल कस्टम ड्यूटी एडिशनल कस्टम ड्यूटी अंडर सेक्शन 3(1). एडिशनल कस्टम ड्यूटी क्यों लगाई जाती है, क्योंकि इंडिया में अगर कोई बंदा मैन्युफैक्चरिंग करेगा तो उसके ऊपर क्या लगेगी, एक्साइज ड्यूटी, यस और नो। इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग करोगे तो क्या लगेगी, एक्साइज ड्यूटी। इसलिए हम लोग यहाँ क्या लगा रहे हैं, एडिशनल कस्टम ड्यूटी लगा रहे हैं, जिससे कि हमारी डोमेस्टिक इंडस्ट्री को हर्ट ना हो, हमारी डोमेस्टिक इंडस्ट्री को हर्ट ना हो। तो देखो यहाँ पे क्या कहानी, लिखो
एडिशनल कस्टम ड्यूटी जो हमें जिस वैल्यू, कैलकुलेशन ऑफ वैल्यू, हमें वैल्यू कैलकुलेट करनी है जिसके ऊपर क्या लगाने वाले हम, एडिशनल कस्टम ड्यूटी लगाने वाले हैं अंडर सेक्शन 3(1) की। कैसे कैलकुलेट करेंगे बेटा, उसका पूरा फॉर्मेट है। देखो कैसे करेंगे। सबसे पहले हमें एवी चाहिए, असेसेबल वैल्यू। क्या चाहिए हमें, असेसेबल वैल्यू। आप इतने खुश नसीब हो कि आपको एग्जाम में गिवन मिलेगी, आपको कैलकुलेट ही नहीं करना, आपके सिलेबस में ही नहीं है। प्लस BCD, बेसिक कस्टम ड्यूटी। बेसिक कस्टम ड्यूटी इन जनरल 10% कस्टम ड्यूटी का रेट है, इन जनरल 10% कस्टम ड्यूटी का रेट है। प्लस सोशल वेलफेयर सेस, ये भी एट द रेट 10% होता है BCD के, समझे। जो BCD होगा उसके 10% लगता है ये, जो BCD आएगा उसके 10% लगता है ये। प्लस भाई प्लस NCCD, अभी फुल फॉर्म बताता हूँ, प्लस प्रोटेक्टिव ड्यूटी, फिर निकल के आ जाएगा आपका वैल्यू, निकल के आ जाएगी जो आपको चाहिए थी फॉर ACD अंडर सेक्शन 3(1). ये वैल्यू आपको चाहिए थी, ये वैल्यू निकल के आ जाएगी, इसके ऊपर ड्यूटी लगा लोगे, कहानी खत्म। तो सबसे पहले क्या लोगे, AV। क्वेश्चन में मिलेगी कितनी AV आ गई, मान लो क्वेश्चन में 50,000, 50,000 का 10%, बोलो 5,000। सारे बच्चे बताएंगे सोशल वेलफेयर सेस कितना होगा। वेरी गुड, 500 रुपये। क्यों, इसका 10% लगना है। NCCD की फुल फॉर्म लिखो, नेशनल क्लाइमेटी कंटीजेंसी ड्यूटी। दिखाता हूं। एक मिनट। ये क्यों नहीं आ रहा, नेशनल, क्योंकि एग्जाम में आ सकता है क्लाइमेटी कंटीजेंट ड्यूटी। एग्जाम में 1 नंबर का क्वेश्चन MCQ 100% आ सकता है, बच्चे को याद नहीं रहेगा, पहले ही बता दूं। नेशनल क्लाइमेटी कंटीजेंट ड्यूटी, कंटीजेंट याद रखना। सोशल वेलफेयर सेस, आप ऐसे बोल लो, क्या बोलते हैं,
सोशल वेलफेयर सरचार्ज, सरचार्ज लिखो उसको, सोशल वेलफेयर सरचार्ज। सैस नहीं बोलेंगे, सैस बोलते हैं वैसे हम लोग, एक्स्ट्रा स्पेशल टैक्स लिए, सोशल वेलफेयर सरचार्ज, सोशल वेलफेयर सरचार्ज। एनसीसीडी हो गई। एनसीसीडी कितनी आ जाएगी, वो दिया होगा क्वेश्चन में, एनसीसीडी कितने की है। मान लो एनसीसीडी क्वेश्चन में लिखा है 100 रुपये, क्वेश्चन में देगा वो कितनी है एनसीडी, तो 100 रुपये ले लेंगे, ठीक है ना। प्रोटेक्टिव ड्यूटी भी क्वेश्चन में गिवन, ये आपको क्वेश्चन में गिवन मिलनी है दोनों। ये मान लो 50 रुपये, आंसर आ जाएगा। अब जो आंसर आएगा इनको जोड़ के उसके ऊपर क्या लगा दोगे, एडिशनल कस्टम ड्यूटी लगा दोगे। समझ में आ गया। बस ये पहले एबी में क्या ऐड करना है, बीसीडी, बीसीडी में क्या ऐड करना है, एसडब्ल्यूएस, सोशल वेलफेयर सरचार्ज, जो कि 10% होगा बीसीडी का। अच्छा, एनसीसीडी का अगर रेट दिया हो मान लो 5%, तो वो 5% किसका लोगे, वो 5% आप किसका लोगे, हाँ एबी का, ठीक है ना। और ये प्रोटेक्टिव ड्यूटी में भी मान लो 10% दिया है, वो भी एबी का। ये बस सोशल वेलफेयर सेस में ही ऐसा होता है, सोशल वेलफेयर सेस में ही ऐसा होता है, बाकी आपके आने नहीं वाला इतना, मैंने तो बता दिया। एक लिखो बी है ना, अब एसीडी अंडर सेक्शन 3(5) होती है। 3(5) क्या होती है, हमारे हिंदुस्तान में वैट और सीएसटी लगता है, तो उसकी जगह जब हम गुड्स इंपोर्ट होते हैं तो हम ये टैक्स लगाते हैं। अगेन इसमें भी एबी आ जाएगा, प्लस बीसीडी आ जाएगा, प्लस सोशल वेलफेयर सरचार्ज आ जाएगा 10% बीसीडी का, प्लस एनसीसीडी आ जाएगी, प्लस प्रोटेक्टिव ड्यूटी आ जाएगी। और इस बार एक और प्लस कर दोगे, एसीडी अंडर सेक्शन 3(1) वाली, पूरा कॉपी कट पेस्ट सेम, बस हमने क्या ऐड कर दिया, और एसीडी 3(1) जो कि हम निकाल चुके, तो वो ड्यूटी और ऐड कर दोगे, तो आपके पास वैल्यू निकल के आ जाएगी एसीडी 3(5) की। और इसके ऊपर मैक्सिमम जो लग सकता है वो 4%। ये एमसीक्यू में आ सकता है कि मैक्सिमम एसीडी 3(5) कितना लगा सकते हैं, 4%, पेपर में आ सकता है। मैक्सिमम एसीडी 3(5) कितना लगा सकते हैं, एग्जाम में आ सकता है। कितने परसेंट, 4% मैक्सिमम। हाँ, जो वैल्यू आएगी उसके ऊपर 4%। डन, बस ये याद कर लेना बेटा। सी बता रहे हैं आपको, एसीडी अंडर सेक्शन 3(7). 3(7) क्या है बेटा, आईजीएसटी। अब आपको आईजीएसटी लगाना है, तो आईजीएसटी लगाने के लिए क्या निकालना पड़ेगा, एसीडी 3(7) निकालनी पड़ेगी। एक्साइज ड्यूटी लगानी है तो एसीडी 3(1), वैट लगाना है एसीडी 3(5), आईजीएसटी लगाना है तो क्या निकालना पड़ेगा, एसीडी 3(7) निकालनी पड़ेगी। कैसे निकालेंगे, वही एबी प्लस एसडब्ल्यूएस 10% बीसीडी, ओ सॉरी पहले तो बीसीडी तो लिखा ही नहीं, बीसीडी प्लस एसडब्ल्यूएस @ 10% बीसीडी के, प्लस एनसीसीडी प्लस प्रोटेक्टिव ड्यूटी। अब बताओ क्या प्लस हो जाएगा, एसीडी 3(1) वाला, वेरी गुड, और एसीडी 3(5) वाला। अब उसके अलावा और भी ड्यूटी आ गई, सेफगार्ड ड्यूटी, काउंटर विलिंग ड्यूटी, एंटी डंपिंग ड्यूटी। एसडी का मतलब सेफगार्ड ड्यूटी, काउंटर विलिंग ड्यूटी, एंटी डंपिंग ड्यूटी। समझ में क्या आया सर, सारी ड्यूटी प्लस कर दो, सारी ड्यूटी प्लस कर दो, फिर जाके आईजीएसटी लगेगा। तो कैसे याद करोगे, बीसीडी प्लस
SWS, NCCD, PD 3135 सेफगार्ड काउंटर विलिंग ड्यूटी और ADD एंटी डंपिंग ड्यूटी, एंटी डंपिंग ड्यूटी। सारा जोड़ दोगे, जो वैल्यू आएगी वो वैल्यू आएगी आपकी ACD 37 की, उसके ऊपर क्या लगा दोगे, IGST। IGST का मैक्सिमम रेट लिख लो, 18% लेना है अगर क्वेश्चन साइलेंट होगा। लॉ में कितना ले सकते हैं, लॉ में कितना रेट है मैक्सिमम, 40%। वेरी गुड गुप्ता जी, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। पर क्वेश्चन साइलेंट होगा एग्जाम में, कितना रेट लेके आओगे, 18%। 18%। और नोट में लिख लेना सेम एज अबाउ, मतलब कि सब कुछ सेम है। अगर हमें क्या निकालना होगा, GST सेस, तो GST का सेस भी किसके ऊपर निकलेगा, इसी वैल्यू के ऊपर। GST सेस भी इसी वैल्यू के ऊपर निकाला जाएगा। तो या तो क्वेश्चन क्या करने वाला है, आपको डायरेक्टली ये सब बताने वाला है। क्या बोलने वाला है क्वेश्चन डायरेक्टली, सबसे पहले क्वेश्चन बोलने वाला है आपको ACD 31 निकालो, पूरा फॉर्मेट बनाना, निकाल देना। दूसरा क्या बोलने वाला है, ACD 35 निकालो, पूरा फॉर्मेट बनाना, निकाल देना। तीसरा क्या बोलने वाला है, IGST निकालो, पूरा फॉर्मेट बनाना, निकाल लेना। फिर क्या बोलने वाला है, GST कंपनसेशन सेस निकालो, वही सेम फॉर्मेट बनेगा, निकल जाएगा। जैसे मान लो यहाँ पे 50,000 रुपये आ गया, तो इसी 50,000 रुपये के ऊपर 18% और इसी 50,000 रुपये के ऊपर GST का सेस का रेट क्वेश्चन पक्का बताएगा कि GST सेस रेट क्या है, क्वेश्चन में पक्का दिया होगा, गिवन होगा क्वेश्चन में। आप ये साइलेंट नहीं आ सकता, ये साइलेंट नहीं आ सकता। अब लिखो कौन सा पॉइंट हो गया, ABC पॉइंट, D है, वेरी गुड। D में देखो क्या बोल रहे हैं, D सबसे टफ है बस, डिटर्मिनेशन ऑफ AV। क्या निकालना बता रहा है आपको, AV कैसे निकलेगी। अभी तक क्या हो रहा था, AV क्वेश्चन में गिवन थी, अब आपको बता रहा है AV कैसे निकालोगे। तो AV निकालने के लिए क्या चाहिए होती है, FOV। क्या चाहिए होती है, FOV। पहले ना एक चार्ट में समझ लो, एक चार्ट बनाता हूं, उससे समझ लो आप पहले। देखो होता क्या है, ये इंडिया है, ये फॉरेन पोर्ट है, तो यहां से माल चलना क्या होगा, स्टार्ट होगा वेसल में, यस और नो, आगे बात में। तो इसको बोलते हैं FOB, फ्री ऑन बोर्ड। क्या बोलते हैं, फ्री ऑन बोर्ड। फिर इसमें क्या होता है, प्लस इंश्योरेंस करवाया जाता है गुड्स का, भाई जो जा रहे हैं, प्लस ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा लगता है। भाई आप भी समझ लो, आप अपना माल यहाँ से कहाँ लेके जा रहे हो, मुंबई, तो रास्ते में क्या करवाओगे, मतलब इंश्योरेंस करा रखा होगा और ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस भी लगेंगे। वो सारा कुछ प्लस करने के बाद CIF निकलता है, कॉस्ट इंक्लूड फ्रेट। क्या निकलता है, कॉस्ट इंक्लूड फ्रेट। तो आपके माइंड में एक पिक्चर क्लियर हो गई है, आपके माइंड में क्या हो गई है,
एक पिक्चर क्लियर हो गई है कि अगर हमें एफओबी दिया होगा तो उसमें दो चीज़ें क्या करनी है, ऐड करनी है, सीआईएफ आ जाएगा। फिर बताऊंगा सीआईएफ में एक चीज़ बस ऐड करनी होती है, एवी आ जाता है, ख़त्म कहानी। पिक्चर क्लियर हो गई। तो एफओबी आ गया। एफओबी में क्या करना है, ऐड करना है हमें। रूल 10(1) के अकॉर्डिंग हम लोग ऐड करते हैं, रूल 10(1) के अकॉर्डिंग। अब वो 10(1) वाला ना हमारे है नहीं सिलेबस में, बस मैंने लिख दिया रूल 10(1) के अकॉर्डिंग क्या करते हैं हम, ऐड करते हैं। उसके बाद जो हम ऐड करते हैं वो रूल 10(2) है, ये हमारे सिलेबस में। अब वो क्या कर सकते हैं, नहीं है, बस मतलब समझ गए। ये चाहे तो मैं स्टेप हटा सकता था पर मैं हटा नहीं रहा। तो एक जो ऐड होता है वो 10(1) के अकॉर्डिंग होता है। एक मिनट, हाँ जी मैम बताइए। हाँ जी मैम, गुड मॉर्निंग। ये 15 मई से स्टार्ट कर रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी, ठीक है मैम। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, ठीक, ठीक, ओके। देखो जी, हाँ मैं क्या कह रहा, रूल 10(1) हमारे सिलेबस में नहीं है बट फिर भी हमें पता होना चाहिए। रूल 10(2), 10(2) क्या है, ध्यान से देखना। 10(2) बड़ा इंपॉर्टेंट है भाई, क्योंकि 10(2) के अंदर आपको मैं दो चीज़ें ऐड कराने वाला हूँ। एक ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा, एक कौन सा खर्चा ऐड कराने वाला हूँ, ट्रांसपोर्ट वाला। एक ट्रांसपोर्ट वाला खर्चा ऐड कराने वाला हूँ। दूसरा खर्चा कौन सा ऐड कराऊंगा बोलो, इंश्योरेंस वाला। पर पहले ट्रांसपोर्ट को समझ लेते हैं, पहले ट्रांसपोर्ट को क्या करते हैं, समझ लेते हैं कि ट्रांसपोर्ट वाले खर्चे की क्या कहानी है। पेज नंबर 19 निकाल लेना, 19, पेज नंबर 19। मार्केट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पेपर में आना ही है चाहे कुछ हो जाए। 5 स्टार रेटिंग है इसको। लिखा हुआ है एफओबी, फ्री ऑन बोर्ड, है ना, लिखा हुआ है ना फ्री ऑन बोर्ड। और फ्री ऑन बोर्ड में क्या ऐड किया है बोलो बच्चों, रूल 10(1). क्या ऐड किया है, रूल 10(1), ठीक है, जो कि सिलेबस में नहीं है पर वहां पे भी दिया हुआ है। फिर उसके बाद क्या ऐड करेंगे बताओ, बी, ए और बी। ए में क्या ऐड करना है, ट्रांसपोर्ट। बी में क्या ऐड करना है, इंश्योरेंस। नजर आ रहा है आपको। और क्या निकल के आ गया, सीआईएफ वैल्यू निकल के आ गई। और आज की डेट में सीआईएफ वैल्यू क्या होती है, एवी। पर उसमें थोड़ा सा एक चक्कर है, वो बताऊंगा मैं आपको। चलो जी, हम लोग पहले ये समझ लेते हैं ट्रांसपोर्ट की कहानी क्या है। कहानी की फॉर्म में वैल्यू लेके चलते हैं। जो हमारा एफओबी था, एफओबी समझ गए, हमने कितने का माल खरीदा था, 10,000 रुपये का। मान लो रुपीस में, वैसे डॉलर में दिया होगा, रुपीस में कन्वर्ट करना होगा उसको। फिर रूल 10(1) हमारे पास था ही नहीं। रूल 10(2) ट्रांसपोर्ट। आ जाओ ट्रांसपोर्ट में आ जाओ। मैं ट्रांसपोर्ट का पूरा एक चार्ट बनाने जा रहा हूँ, ट्रांसपोर्ट का पूरा एक चार्ट बनाने जा रहा हूँ। बिल्कुल ध्यान से और ढंग से बनाना। मैं दोबारा लिख रहा हूँ ट्रांसपोर्ट। आप इस तरीके से चार्ट बना लेंगे, 3 कॉलम,
3 कॉलम लिखो जी। पहले कॉलम के अंदर मोड ऑफ इंपोर्ट, इंपोर्ट करने का मोड क्या है? सर इंपोर्ट करने का जो मोड है वेसल और व्हीकल भी हो सकता है और एयरक्राफ्ट भी हो सकता है। एयरक्राफ्ट को अलग रखना, पेपर में क्वेश्चन एयरक्राफ्ट से ही आना है, पेपर में क्वेश्चन एयरक्राफ्ट से ही आना है। सिचुएशन दो पैदा हो सकती है, दो सिचुएशन यहाँ पे बन सकती हैं। देखो मोड ऑफ इंपोर्ट आपको समझ में आ गया, इंपोर्ट कैसे करेंगे, या तो वेसल या व्हीकल या एयरक्राफ्ट से। अब इसमें दो सिचुएशन पैदा हो सकती है कि जो आपका ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है या तो वो आपको क्या होगी, असर्टेन होगी, असर्टेनेबल मतलब आपको गिवन होगी, या तो आपकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट क्या होगी, नॉट असर्टेन, आपको पता ही नहीं है आपकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट क्या है। एक बंदा आपका लक्ष्मी नगर से माल लेके आ गया, आपको पता है कितनी कॉस्ट है, ठीक है ना। एक जंगल से लेके आ गया, क्या कॉस्ट, कैसे लगाओगे कॉस्ट, जंगल में जाने का कोई साधन नहीं है तो कॉस्ट कैसे निकालोगे भाई। लक्ष्मी नगर आने जाने का कुछ रास्ता है ट्रांसपोर्टेशन का, आप कैलकुलेट कर लोगे कि मेट्रो से गया होगा तो इतना खर्चा लगा होगा, है ना, ओला उबर कैब करके गया होगा तो इतना लगा होगा, पर जंगल में गया है, जंगल से कुछ लेके आ गया, कैसे निकाल लोगे। एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, हाँ, ओनली फॉर एग्जाम्पल सेक। तो ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा या तो पता होता है या तो पता नहीं होता है। अगर पता है तो फिर एक्चुअली लोगे ना, ये कोई बात है बताने वाली, बताओ। अगर पता है तो क्या करेंगे बच्चों, सर एक्चुअल लेंगे। और एयरक्राफ्ट में क्या करते हैं, एयरक्राफ्ट में एक्चुअल लेते हैं और 20% ऑफ FOB लेते हैं, विच एवर इज लेस। समझ गए होंगे ये क्यों आएगा पेपर में। पेपर में कहेगा कि जो हमने गुड्स इंपोर्ट किए हैं वो किसके थ्रू किए हैं, एयरक्राफ्ट के थ्रू। कितने के इंपोर्ट किए हैं, 10,000 के। उसके बाद कहेगा ट्रांसपोर्ट का खर्चा कितना हुआ, 2,000 रुपये। तो 10,000 रुपये, 10,000 रुपये ये हो गया FOB। उसके बाद उसने क्या बोला, ट्रांसपोर्ट का खर्चा कितना हुआ है, 2,000, 2,000 हो गया। 20% किसका, FOB का। FOB कितनी है, 10,000, 10,000 का 20%, अरे यार इसको 3 करो फिर। एक्चुअल कितना, 3, और ये कितना निकल के आ रहा है FOB का 20%, 2,000, विच एवर इज लेस, 2,000। तो 10,000 में कितने प्लस हो जाएंगे, 2,000। 2,000 किसके प्लस कर रहे हो, ट्रांसपोर्ट के। समझ में आया, दोबारा बताऊं, दोबारा बता देते हैं। FOB आपको नजर आ रहा है क्या, ये फॉरेन पोर्ट में जब माल क्या हो चुका है, अपलोड हो चुका है, दिखाई दे रहा है। फॉरेन पोर्ट में माल अपलोड हो गया, दिख रहा है, कितनों को दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है फॉरेन पोर्ट पे। गुप्ता जी को नजर आ रहा है, मैंग तो भाई पता नहीं क्या देख रहा है आज। 10 नंबर पक्के हो जाएंगे ये 10 नंबर बहुत जरूरी है भाई। CA, CS और CME की लाइफ में 1 नंबर की कीमत होती है, 10 तो बहुत बड़ी कीमत है। वो उस दिन पता लगेगा आप सभी को जिसका 1 नंबर से पेपर क्या एग्जाम्ट होने से रह जाएगा। उस बारे में तो हम बात ही नहीं करते कभी, एग्जाम्ट होने में तुम्हें तो वही दिखाई देता है। नालायकों, एग्जाम्ट होने की बात होती है, क्योंकि पेपर एग्जाम्ट होने बहुत ज़रूरी है, एग्जाम्ट होने बहुत ज़रूरी है। रूल 10(1) समझ में आ गया आपको। पता है आज मैं एक चीज़ बताता हूँ आपको, जिसके साथ ये हो रहा है, क्योंकि देखो मुझे पता है कि आप सब अलार्म लगाते होंगे उठने का कि मुझे 4 बजे उठना है, 5 बजे उठना है। अब कोई इनमें से बैठा हुआ गया, हम तो लगाते ही नहीं हैं, हम रात को पढ़ लेते हैं। हो सकता है जो भी है, जो भी बच्चा अलार्म लगाता है, क्या किसी के साथ जो मैं बोल रहा हूँ अगर वो हो रहा है तो मुझे बता देना, कि बार बार आप मतलब बस यही देखते हैं टाइम हो तो नहीं गया कहीं, ये होने लग गया है कि आपके साथ आँख खुल जाती है। ये तो बहुत बेटर चीज़ है, आँख खुल जाती है बहुत बेटर है। पर क्या मतलब इतना कुछ होने लगा है कि 4 बजे का अलार्म लगा हुआ है और आप 3 बजे से ही लगे पड़े हैं यार मोबाइल को देखने। 4 तो बजे नहीं, 4 तो बजे नहीं। तो ये जिसके साथ होने लग गया ना भाई, पढ़ाई को लेके, मतलब ये नहीं कि कहीं कल जाना है, सुनो
घूमने के लिए जाना है भाई, वो बुर्ज खलीफा दुबई जाना है और सुबह की फ़्लाइट है, ठीक है, 4 बजे की, और हम घर से निकलेंगे 2 बजे या 2:30 बजे के आसपास जो भी है। तो पता है क्या हो रहा है, पहले तो लोग सोने नहीं दे रहे है ना, और सोने जा रहे हो तो नींद नहीं आ रही है, दुबई जाना है भाई, और घड़ी देख रहे हो बस कितने बज रहे हैं कितने बज रहे हैं। और जब ये पढ़ाई के साथ भी ये काम होने लग जाए ना, तो समझ लेना आप सही रास्ते पे। ये आप समझ लेना। आपको कस्टम पढ़ाना था ना, मैं 4 बजे उठ के मैं पूरा पहले रिवाइज करके आया हूँ कस्टम। ये थोड़ी ना कि ऐसे ही आ गया चलो जी पढ़ा देते हैं बच्चों को। तो मैं 4 से 6 2 घंटे रिवाइज किया पूरा कस्टम, पर मैं 3 बजे से देख रहा था कि 4 कब बजने वाले, क्योंकि मेरे अंदर इतनी वो थी, आप समझ गए, अंदर से कि भाई एक तो कस्टम में 10 नंबर दिलाने और 4 बजे से पूरी तैयारी करनी लेक्चर की। आज भी भाई अमिताभ भी जाता ना शूटिंग में, आमिर खान, वो डांस सुना है कमली वाला, कटरीना कैफ, 1.5 घंटा पहले बुला लिया था उसको, कटरीना कैफ को 1.5 घंटे पहले बुला लिया था, और खड़ा वो बैठ गया था चेयर के ऊपर आमिर खान, बोला डांस कर। और बाद में क्या पता लगता है उसको कि शूटिंग तो 1.5 घंटे बाद की स्टार्ट थी। वो पगला गई, कौन है ये, 1.5 घंटे से मुझे डांस करवा रहा है। आ रही कुछ बातें समझ में? ये होता है पागलपन किसी मूवी के लिए या मतलब पढ़ाई के लिए। भाई जब ऐसी चीजें होती हैं तभी, वही मैंने एक चीज बोली ना आपको, आप कल पास हो जाओगे ये किसी को नहीं पता होगा इसके पीछे मेहनत कितनी है, बस वो पास दिखाई दे रहा होता है, मेहनत नजर नहीं आती किसी को। वो टीचर, आपके मम्मी पापा और आपको खुद को पता है कि आपने मेहनत कितनी की है। और कैलकुलेटर प्लीज मत भूलना, मुझे डर लग रहा है तुम्हें देख के कि वहां पहुंच गए और फिर भी, और तुम्हें उस दिन पक्का याद आने वाला। फिर सर ने तो हमें ना पहले दिन से कहा था, लास्ट डे भी बोल के गए थे सर कैलकुलेटर लेके जाने, लड़का 2 लेके गया था। अच्छा चेक कर लेना भाई, कहीं उसी दिन नया नया खरीद रहे हो सुबह सुबह, पता लग रहा वहां जाके वो चल नहीं रहा, चल रहा है तो गलत कैलकुलेशन। और जो कैलकुलेटर आप यूज करते हैं उसके ऊपर हाथ बैठ जाता है आपका। ये समझ में आया कितनों को? तो फ्री ऑन बोर्ड में कितने का था वो? 10,000 का। उसके बाद एग्जाम में क्या होगा, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बता रखी होगी या तो नहीं बता रखी होगी, बता रखी है पर केस कौन सा आएगा, एयरक्राफ्ट। क्वेश्चन में देखना है क्या लिखा हुआ है, और जैसे ही एयरक्राफ्ट लिखा है एक्चुअल कितना है और एफओबी का 20% निकाल लेना है, विच एवर इज लेस वो जोड़ देना है। वो जोड़ने के बाद इंश्योरेंस जोड़ दोगे, आंसर आ जाएगा, CIF आ जाएगा, वो बताऊंगा अब उसके आगे। एक थोड़ा सा है, इतना है नहीं आपके सिलेबस में जितना मैं बता रहा हूँ आपको, इतना हो गया। अच्छा अगर हमें पता नहीं है तो क्या लेते हैं यहाँ पे 20% एफओबी, किसके केस में, वेसल और व्हीकल के केस में। और यहाँ पे भी क्या लेते हैं बेटा, 20% एफओबी। तो मैं बोल सकता हूँ क्या, अगर हमें ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट नहीं मालूम है तो आंखें बंद करके बस क्या ले लोगे, 20% एफओबी। तो 10,000 का कितना, 20%, 2,000 रुपये आ गया बस। सर हम भगवान से दुआ करेंगे कि ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट क्वेश्चन दे ही ना, हमें तो फिर याद ही है 20% क्या लेना होता है, एफओबी। एनी डाउट? अब बताओ अगला क्या प्लस करोगे, इंश्योरेंस। इंश्योरेंस में आ जाओ, अब इंश्योरेंस का भी चार्ट बनाएंगे। क्या इंश्योरेंस में भी 2 बातें होंगी? अच्छा इसमें 2 ही कॉलम बनाने हैं बस। या तो इंश्योरेंस की कॉस्ट हमें क्या होगी पता होगी, या तो वो कॉस्ट असर्टेनेबल होगी कि आपको पता है, और या तो वो कॉस्ट नॉट असर्टेनेबल, आपको पता नहीं है। अगर आपको पता है तो क्या करोगे बताओ खुद ही, एक्चुअल ले लेंगे। और अगर आपको नहीं मालूम तो 1.125% किसका, एफओबी का। तो कितना है हमारा एफओबी, 10,000। 10,000 का क्या निकालेंगे, 1.125%, 125 यार, याद रखो बस, आगे 1 पॉइंट लगाना है। वहाँ तो 20% वाला है, वहाँ पे क्या क्राइटेरिया है, 20% वाला, और यहाँ पे क्या है 1.125% ऑफ एफओबी। एफओबी कितना है, 10,000। 10,000 का 125 निकाल लेना, आ जाएगा आपके पास। क्या निकल के आ जाएगा बच्चों, ये सब जोड़ के, CIF, कॉस्ट इंक्लूड इंश्योरेंस एंड फ्रेट। और CIF में क्या होता है कि लैंडिंग, CIF में क्या होता है, प्लस क्या करते हैं, लैंडिंग चार्जेस।
क्या प्लस करते हैं? लैंडिंग चार्जेस। पर ये ध्यान से सुनना मेरी बात को, आईसीएसआई ने चार्ज करना बंद, मतलब प्लस करना बंद कर दिया। आईसीएसआई ने प्लस करना बंद कर दिया। ये मैं आपको फाइनल लेवल पे बता रहा हूँ, सीए फाइनल, सीएस फाइनल, पर सीए इंस्टीट्यूट प्लस कर रहा है। अब आप कहोगे ये क्या ड्रामा है? अब सुन लो इसका भी ड्रामा। लैंडिंग चार्जेस जो आउटसाइड इंडिया हो रहे हैं वो आज भी आईसीएसआई प्लस कर रहा है और सीए इंस्टीट्यूट वही कर रहा है। इसका मतलब कि होता क्या है कि जितने भी आईसीएसआई के अंदर क्वेश्चन दिए हुए हैं, असली में क्या है, मेरा फाइनल का बैच था, अभी नहीं, आप बहुत पहले, तो लैंडिंग चार्जेस को लेके कुछ क्लैरिफिकेशंस आई थी। तो मैंने एक सीए के पास भेजा था कि सर ये लैंडिंग चार्जेस का बड़ा दिक्कत आ रहा है कि प्लस, कोई इंस्टीट्यूट प्लस कर रहा है, कोई माइनस कर रहा है, आप बताओ। कह रहा मेरे भी नहीं आ रहा समझ। जबकि वो प्रैक्टिस कर रहे हैं, 25-30 साल हो गए। मैंने उनको भेजा, मैंने कहा देखो सीए इंस्टीट्यूट ऐसे कर रहा है, सीएस ऐसे कर रहा है, सीएमए का छोड़ो, 2 इंस्टीट्यूट हैं ये इस तरीके से काम कर रहे हैं लैंडिंग चार्जेस में। तो उन्होंने कहा कि पता नहीं लग रहा क्या कहानी है। फिर मैंने बहुत रिसर्च की, फिर जाके मुझे पता लगा ये क्या चक्कर हो रहा है। क्योंकि सीए के जितने मॉड्यूल में क्वेश्चन थे उसमें बता रखा था कि लैंडिंग चार्जेस की है, क्वेश्चन साइलेंट था। तो क्वेश्चन साइलेंट था तो वो लोग कुछ नहीं कर रहे थे। जब उन्होंने लिखा था कि ये लैंडिंग चार्जेस कहाँ के हैं, बाहर के, आउटसाइड इंडिया के, तो उन्होंने क्या कर रखा था, ऐड कर रखा था। आईसीएसआई वाले में कुछ लिखा ही नहीं था लैंडिंग चार्जेस, तो उन्होंने एक भी क्वेश्चन में लैंडिंग चार्जेस लिया ही नहीं। इसका मतलब अगर एग्जाम में क्वेश्चन साइलेंट है, हमें लैंडिंग चार्जेस को टिंकल टच नहीं करना, इग्नोर, जैसे तुम कभी किसी को इग्नोर कर देते हो। तो लैंडिंग चार्जेस इन जनरल क्या करने हैं, अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो इग्नोर कर देने, छेड़ना ही नहीं है उसको। पर अगर वो कहे कि ये कहाँ हुआ है लैंडिंग चार्जेस, इंडिया के बाहर, तो ऐड कर देना, अदरवाइज ऐड नहीं करना। इतना टफ क्वेश्चन नहीं आएगा, पहले ही बता दूं। जो आपका CIF है वही आपकी क्या है, AV है, वही आपकी क्या है बच्चों, AV। और अब इस AV के ऊपर क्या कैलकुलेट करेंगे, कस्टम ड्यूटी। सबसे पहले BCD लगा देना, किसकी परसेंटेज, AV की। उसके बाद सोशल वेलफेयर सरचार्ज एट द रेट 10%, किसका, BCD का। उसके बाद IGST, AV प्लस BCD प्लस सोशल वेलफेयर सरचार्ज, कहानी खत्म। तो इसके ऊपर ये सब जोड़ोगे। और सेस में भी ऐसी करना है, AV प्लस BCD प्लस सोशल वेलफेयर सेस, कहानी खत्म। इसके अलावा कुछ नहीं करना। तो आप, हमारे एग्जाम में क्या होने वाला है, आईसीएसआई के, हम एग्जीक्यूटिव में हमें गिवन दे देगा क्या, AV, या निकालने को बोलेगा तो AV कैसे निकालेंगे, FOB लेंगे, उसमें प्लस करेंगे ट्रांसपोर्ट वाला। ट्रांसपोर्ट वाले में 2 बातें कि सर हमें ये देखना है हमें कॉस्ट पता है या नहीं पता। अगर नहीं पता तो 20% FOB, कहानी खत्म। अगर वेसल और व्हीकल है तो एक्चुअल वाला ले लेंगे, और अगर एयरक्राफ्ट है तो एक्चुअल और 20% ऑफ FOB। सीधी सिंपल सी बात है। आपको ट्रांसपोर्टेशन में देखना है हमें पता है या नहीं पता। नहीं पता 20% FOB ले लो, कहानी खत्म होगी। पता है एयरक्राफ्ट वाले में एक्चुअल और 20% FOB, विच एवर इज लोअर, कहानी खत्म। अदरवाइज तो एक्चुअल लेना है, हो गया सिंपल। फिर इंश्योरेंस वाला ऐड करेंगे, इंश्योरेंस में भी पता होगा नहीं पता होगा, पता है तो वही ले लो, नहीं पता तो 125%, मतलब 1.125% FOB का वो आ गया। CIF वैल्यू आ गई, वही आपकी AV है। लैंडिंग चार्जेस इग्नोर कर देना, बाहर वाले होंगे तो ऐड कर देना। उसके बाद ये सीक्वेंस आ जाएगी, BCD AV के ऊपर लगेगी, सोशल वेलफेयर सरचार्ज BCD के ऊपर लगेगा, बाकी IGST सारा जोड़ के, सेस सारा जोड़ के। आपको पर एक चीज़ अब दिखाना चाहूँगा, क्योंकि हमने 60% कस्टम कंप्लीट कर लिया, 60% इसके होते ही इतनी बड़ी चीज़। आपका जो ये पेपर हुआ था अभी, ये डाउनलोड कर रखा है, वो इसमें नहीं है ना, वो उसमें स्पेशल में जब आपको खुद बोलेगा ACD 3.1 निकालो, ACD 3.5 निकालो, ACD 3.7 निकालो, आगे बात समझ। 3.7 कब निकाली थी IGST के लिए, वो खुद बोलेगा। यहाँ पे तो क्या हो रहा है, क्वेश्चन बोलेगा AV निकालो, आपने AV निकाल ली। क्वेश्चन बोलेगा AV 50,000 है, BCD बताओ कितनी होगी। क्वेश्चन बोलेगा सोशल बता दो, IGST बता दो, तो ऐसे करके बता दो।
वो तब करना है जब स्पेसिफाइड कर रखा होगा। कहाँ चला गया यार, अभी तो हमने लोगों ने किया था। ये रहा, लो 100वां क्वेश्चन, 100वां क्वेश्चन। एफओबी किसके लिए बोल रहा है? ट्रांसपोर्ट के लिए। क्या बोल रहा है? असर्टेन नहीं है। कितना लेते हैं? 20%। किसका? एफओबी। ये आंसर है इसका, तुच्छा गिरा हुआ। मुझे तो हंसी आ जाती है जब ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं एग्जाम में कि सीएस में बच्चों को टैक्स में ऐसे क्वेश्चन दे रहे हो तो क्या सीखेंगे वो? कुछ भी नहीं सर, आने ऐसी चाहिए। अगर ये बताओ ना, क्वेश्चन ये देते क्या, ट्रांसपोर्ट की कॉस्ट बता देते और ये पूछ लेते कि अब बताओ ट्रांसपोर्ट के पैसे कितने होंगे, या कुछ कैलकुलेट, मतलब कैलकुलेशन करवा लेते। कुछ नहीं करवा रहे, सीधे दे दिया, लो भाई टेक, जय माता दी, हो गया। आप समझ रहे हो मैं लेवल कितना ऊपर लेवल करवा रहा हूं आपको, टफेस्ट लेवल, कि अगर ऐसा भी क्वेश्चन आ जाए आपसे कैलकुलेट करवा ले तो भी आप कैलकुलेट कर लोगे। क्वेश्चन एवी कैलकुलेट करने को बोलेगा तो आपको एवी आती होगी। एफओवी प्लस रूल 10(1) हमारा है नहीं, ट्रांसपोर्ट और इंश्योरेंस। वो ट्रांसपोर्ट इंश्योरेंस के अंदर की कहानी पूरी बता रखी है आप। और दिखाता हूं एक क्वेश्चन और, हंसना मत प्लीज। रेट पूछा है SWS का और BCD के ऊपर लगता है। सर अब तो हमें ऐसा लग रहा है ना, इस पेपर को देख के शक भी हो रहा है कि इतना इसी पेपर, मतलब अगर आता है हमारा तो फिर तो पक्के हैं भाई, 60-70 ही पक्के हैं फिर तो। मेरी हमेशा आदत रही है, चाहे मेरे से कोई सा भी पेपर पढ़ोगे आगे आने वाले टाइम पे, पता नहीं अभी सिक्योरिटी लॉ जो भी है, तो सिक्योरिटी मतलब बहुत भाई साहब लेवल में बहुत हाई रखता हूँ हमेशा। और मेरी खुद की तैयारी हमेशा ऐसी हुई है हर एग्जाम को लेके कि हमारी तैयारी बिल्कुल टॉप लेवल की होनी चाहिए। सीए फाइनल का भी एग्जाम देने जाए तो बच्चा करके आ जाए, ले 50 उसमें भी लिया है, बताओ। पढ़ाई एग्जीक्यूटिव की है, फाइनल का पेपर देने जा रहा है 50 उसमें लेके आ रहा है। इसलिए कई बच्चे बेचारे ऐसे हो जाते हैं कि यार इतना टफ होता है। तो तैयारी जितनी अच्छी करोगे उतना अच्छा रहेगा आपके लिए। हमेशा ज़्यादा पढ़ने से ना कभी दिक्कत नहीं आती है, कम पढ़ोगे ना दिक्कत आएगी। इसलिए आपको कस्टम के 53 पेजेस दे दिए इंक्लूडिंग वो। बोलो कर लोगे अब? अभी तो देखना कस्टम के क्वेश्चन दिखाऊंगा, एक अटेम्प्ट नहीं 4 अटेम्प्ट के दिखाऊंगा आपको, और आपको लगेगा कि क्वेश्चन के लेवल बिल्कुल भी नहीं है। कस्टम के बोल रहा हूं मैं, कस्टम के। तो 10 नंबर तो आएंगे अपने। बढ़ जाएं आगे, ब्रेक मत मांगना अभी। कौन सा पॉइंट है? पॉइंट बताओ। तो वो जो 3-4 क्लासें भी ले रहा हूँ वो भी कोई ले लेगा। अच्छा जरूरी नहीं है कि 3-4 फिक्स हैं। बच्चा मुझे कोई कहेगा मुझे अलग से कोई दिक्कत हो रही है सर क्लास ले लो, मैं ले लूँगा भाई, कोई दिक्कत नहीं है। जब तक आपका पेपर नहीं हो जाता, जब तक मैं आपके साथ हूँ। एग्जामिनेशन हॉल के भी बाहर बुलाना हो तो पहले एक बार रात को फ़ोन कर लेना, अगले दिन क्लास भी तो कैंसिल करवानी होगी, ये जो भी शेड्यूल होगा, है ना भाई। सर अंदर ही चले जाना फिर, जब बाहर तक आ गए हैं। नहीं साथ में भी क्या बैठना है ना भाई, खुद ही दे दो पेपर और 1 घंटे में करके निकल लो और .60 आने चाहिए, बस उतना ही पेपर करके जाओ, है ना। काल्पनिक बातें। चलो जी, कौन सा नंबर है? नंबर 6 तो 7 है ना। 7 देखो क्या है, और पहला ही पेपर आपका अच्छा जाएगा, बहुत अच्छा जाएगा, 100% है। पर अगर आपने वो स्ट्रेटेजी बना ली हो कि इजी टॉपिक्स और बड़े चैप्टर, उनको टफ मत लिखना, बड़े चैप्टर और कुछ नहीं। अब मैं तो ये सोच रहा हूँ अब जो बैच आएगा ना उसको पहले इतने इजी चैप्टर कराने हैं, उनको ऐसा लगे कुछ है ही नहीं भाई साहब। क्योंकि अगर स्टार्टिंग में CRPC ये सब पढ़ लेते हैं, कईयों के दिमाग निकल जाते। उनको कराना है सबसे पहले RTI, फिर टॉट,
RTI टॉट, देख ये लेवल है पढ़ाई का। और इस बार तो सारा उनको वो मिल जाएगा, किताब लिख ही दी है एक तरीके से, मतलब वो जब 2-3 चैप्टर तो दे ही देंगे उनको। चलो जी 7वां देखो। 7वां क्या है, कस्टम ड्यूटी निकालते थे हम लोग। कस्टम ड्यूटी कैसे निकाली हम लोगों ने, बताओ। हमें एवी चाहिए था, असेसेबल वैल्यू बोल लो या ट्रांजैक्शन वैल्यू बोल लो। ट्रांजैक्शन वैल्यू हमारी एवी हो गई, फिर मल्टीप्लाई में रेट ऑफ ड्यूटी, मल्टीप्लाई में रेट ऑफ एक्सचेंज। क्या रेट ऑफ ड्यूटी में आपको समझ में आ गया, BCD होती है, ये सब बहुत सारी ड्यूटियाँ, यस और नो। अब प्रॉब्लम कहाँ है, रेट ऑफ एक्सचेंज। तो अब टॉपिक है रेट ऑफ एक्सचेंज। डेट फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रेट। मुझे ऐसा लगता है, पता नहीं क्यों, कि पेपर में ये डालना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है पेपर में ये डालना चाहिए भाई। तो हम लोग कौन सी डेट का क्या करेंगे, फॉरेन एक्सचेंज रेट लेंगे। लेना किसका है, CBIC। बात क्या है कि CBIC के रेट बदलते रहते हैं, कौन सी डेट का लोगे। तो एग्जाम में डेट से रिलेटेड MCQ क्वेश्चन आ सकता है। पहला, अगर आपने बिल ऑफ एंट्री कहाँ के लिए फाइल की है, होम कंजप्शन। आपकी बिल ऑफ एंट्री कहाँ के लिए फाइल हुई है, होम कंजप्शन। तो इसमें दो बातें निकल के आएंगी, या तो बिल ऑफ एंट्री आफ्टर फाइल की गई होगी एंट्री इनवर्ड, या बिल ऑफ एंट्री बिफोर फाइल की गई होगी एंट्री इनवर्ड। यस और नो, हो सकता है या नहीं हो सकता, हो सकता है। कॉलम बना लेना, इसमें 2 कॉलम बना लेना। एक में रेट ऑफ ड्यूटी, क्या बोला, रेट ऑफ ड्यूटी, जो रेट लेना है ड्यूटी का वो कौन से दिन का लेना है। और एक में रेट ऑफ एक्सचेंज। वेरी गुड। एक्सचेंज का रेट CBIC का है, पर वो डेट कौन सी होगी। तो यहाँ पे डेट बोला है बिल ऑफ एक्सचेंज की, जिस दिन आपने क्या फाइल किया है, बिल ऑफ एक्सचेंज। यहाँ पे भी क्या बोला है, डेट कौन सी, बिल ऑफ एक्सचेंज की। तो ये तो काम आसान हो गया, काम आसान हो गया। क्या काम आसान हो गया, अगर हमारी बिल ऑफ एंट्री कब फाइल हुई है, आफ्टर। अगर हमारी बिल ऑफ एंट्री कब फाइल हुई है, आफ्टर, तो उस केस में हमें डेट ऑफ बिल ऑफ एंट्री लेनी होती है। ड्यूटी भी उसी रेट का, उस दिन का ड्यूटी का रेट चेक कर लेंगे। पर इतना आएगा नहीं पेपर में। सर कराई क्यों रहे हो, आ गया तो तुम बोलोगे नहीं कि सर कराया नहीं था। ICSI है वो, भरोसा नहीं कर सकते आप उसके ऊपर, कुछ भी किसी भी अटेम्प्ट में कर सकता है, ठीक है। और शायद सर हमारी किस्मत ऐसी होती है कि हमारे ही अटेम्प्ट में सब कुछ होना होता है, ठीक है ना। हाँ बस यहाँ पे लिखना डेट, कौन सी डेट, जब उसने ग्रांट किया था आपको। क्या ग्रांट किया था, एंट्री इनवर्ड। तो जिस दिन एंट्री इनवर्ड ग्रांट किया है वो डेट लेनी है। और यहाँ पे तो सेम है बेटा, डेट बिल ऑफ एक्सचेंज वाली, वो मतलब बिल ऑफ एंट्री वाली। बस ये बिफोर वाले में चेंज है, बस ये याद कर लो। बोलो क्यों, बस बिफोर वाला याद रखो, है ना। अब बच्चा ना यहाँ खुशी यहीं पे होता है ऐसा ही बच्चे की, यार लेवल बढ़ जाता है, बत्ती गुल हो जाती बच्चे की। सीधे ये याद रखो ना कि अगर बिल ऑफ एंट्री बिफोर फाइल कर देंगे एंट्री इनवर्ड, तो ड्यूटी कौन सी रेट का, जिस दिन एंट्री इनवर्ड ग्रांट हुआ था, और एक्सचेंज रेट बिल ऑफ एंट्री वाला। इसके अलावा कोई केस आ जाए होम कंजप्शन में, बिल ऑफ एंट्री वाली डेट लेनी होती है। खत्म हो, याद हो गया अपने आप ही। हम टिपिकल कर देते हैं चीजों को। दूसरा भाई, अगर गुड्स कहाँ क्लियर कर रहे हो, वेयर हाउस। तो वेयर हाउस में बताओ, जब वेयर हाउस से गुड्स क्लियर करेंगे तो बताओ कौन सा बॉन्ड देना होगा, एक्स बॉन्ड। जब डिपॉजिट कराते हैं तो क्या होता है, इनटू बॉन्ड। कितनी अमाउंट का होता है, थ्राइस द ड्यूटी, थ्राइस होता है वो। पेपर में आना है ये इस बार क्वेश्चन, क्यों लास्ट टाइम आया नहीं है, ये पक्का आना है तुम्हारे। थ्राइस भाई, थ्राइस। तो यहाँ पे एक्स बॉन्ड फाइल किया जाएगा, और एक्स बॉन्ड में आप मुझे बताओ अब रेट ऑफ ड्यूटी कौन सा लेंगे, डेट कौन सा, एक्स बॉन्ड का। कि एक्स बॉन्ड किस डेट को फाइल किया, उस डेट का ले लोगे।
और यहां क्या लेना है, इनटू बॉन्ड का। ये खतरनाक है, इनटू बॉन्ड का। तो इनटू बॉन्ड की क्या चेक कर लो, डेट चेक कर लो, उसका रेट ऑफ एक्सचेंज ले लो, और रेट ऑफ ड्यूटी किसका लो, एक्स बॉन्ड का। तो बस ये याद रखो कि जब हम वेयर हाउस से गुड्स क्लियर करवाते हैं तो उस दिन का रेट ऑफ ड्यूटी ले लेना है, पर रेट ऑफ एक्सचेंज कब का लेना है, जब वहां डाला था, इनटू बॉन्ड का। और तीसरा कौन रह गया बेटा, एक्सपोर्ट। ये तो सारे क्या थे, इंपोर्ट के। एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स में क्या लेंगे, एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स में जिस डेट को हमें क्या मिला है, लेट एक्सपोर्ट ऑर्डर, जिस डेट को हमें लेट एक्सपोर्ट ऑर्डर मिला है वो डेट ले लो। और यहाँ पे डेट याद आया, शिपिंग बिल बताया था, शिपिंग बिल फाइल करना होता है, तो रेट ऑफ एक्सचेंज के काम आता है ये शिपिंग बिल। भगवान करे पेपर में आ जाएंगे। ऊपर कर देता हूं प्रज्ञा, 1 मिनट बेटा, ये लो चेक कर लो बेटा, हो गया, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया। एक काम आपको हमेशा करना है, अब कभी भी डर लगे किसी को, भाई मुझे फोन कर दो, व्हाट्सएप कर दो, तुम्हारे डर की दवा मैं हूं। कहीं पे आपको दिक्कत आए आप मुझे बताओ, मैं आपको सलूशन दूंगा। अब इसके बाद ये हो गया ख़त्म आपका। अब इसके बाद एक मुझे डीबी के कराना है, ड्यूटी ड्रॉबैक का चैप्टर, एक वेयर हाउसिंग का बताना है, और बाकी बस मिसलिनियस बताना है, ख़त्म सिलेबस कस्टम का। तो अभी एक ब्रेक ले लेंगे हम लोग, है ना। 12:40 में मिलते हैं भाई, और 12:40 से फिर 2 बजे तक अपना ख़त्म हो जाएगा। ओ सॉरी 12:40 नहीं, 11:40, ज़्यादा बोल दिया। वो हमेशा ऐसे होता ना, 12 बजे के आसपास ब्रेक होता था। इसे केमिकल लोचा होता है ये, कि आपके ऊपर कितना हैंगओवर है किसी चीज़ का। यही होता है एग्जामिनेशन हॉल में, कि जब हमें आते हुए भी हम कई बार कर नहीं पाते, क्वेश्चन का प्रेशर इतना हो जाता है, पेपर का प्रेशर इतना हो जाता है। बताओ, सोशल वेलफेयर सेस आया बच्चा करके 10% नहीं आया, कह रहा है सर मेरे को क्वेश्चन ही नहीं दिखा। मैंने बता लो, ये क्वेश्चन छोड़ के आ गया तू। तो 11:40 में मिलते हैं जी, और फिर आगे की कहानी करेंगे। अभी के लिए ब्रेक है। बाकी बच्चे ये बता दो जो ऑनलाइन ले रहे थे, भाई मज़ा आ गया, समझ में आ गया? ऑनलाइन वालों बोलो बेटा। मुझे लगता है ऑनलाइन वाले तो ब्रेक होते ही भाग जाते हैं भाई। यस चलो ठीक है फिर। जो समझ में नहीं आया बेटा दोबारा देख लेना, लेक्चर तो रिकॉर्ड कर ही लिया।